नई दिल्ली। 38 साल के आलोक वर्मा की जिंदगी एक शुक्रवार की रात 2 टुकड़ों में बट गई। एक वक्त था जब वे एक कामयाब बिल्डर थे जिनकी आवाज़ पर बड़े बड़े सौदे हो जाते थे। हमेशा महंगे सूट और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान जो किसी को भी भरोसा दिला दे। दिल्ली की सबसे पॉश इलाके में उनका आलीशान घर, जहां बड़ी बड़ी खिड़कियों से सूरज की रोशनी छनकर आती थी और बगीचा किसी मैगजीन के पन्नों से निकला लगता था। दोस्त, पार्टनर, पार्टियां, लगातार यात्राएं, जिंदगी की रफ्तार तेज थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक रात सब कुछ रुक जाएगा। यह सब एक बड़ी डील के बाद हुआ। निवेशकों के साथ डिनर के बाद आलोक ने खुद अपनी गाड़ी चलाने का फैसला किया। भले ही उन्होंने थोड़ी शराब पी ली थी। उन्होंने बाद में बार बार कहा कि वे नशे में नहीं थे, बस थोड़े लापरवाह थे। बारिश जोरों पर थी और सड़क गीली थी। तभी उनके मोबाइल पर फोन आया। उनकी छोटी बहन मीरा किसी पारिवारिक मामले पर बात करना चाहती थी। आलोक ने बिना सोचे समझे फोन उठा लिया। एक पल में एक बड़े ट्रक की तेज रोशनी उनके सामने आ गई। उन्होंने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, पर गाड़ी का कंट्रोल खो गया। टक्कर जोरदार थी। धातु के मुड़ने की आवाज उन लोगों के कानों में गूंज गई जो सबसे पहले वहां पहुंचे। जब आलोक की आंखें अस्पताल में खुलीं, तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके पैरों में जान क्यों नहीं है। उन्होंने हिलने की कोशिश की, पर उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टरों के चेहरे पर तनाव देखकर वे समझ गए कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। अगले हफ्ते सर्जरी, दर्द और ऐसी खबरें कानों में पड़ रही थीं जैसे कोई भारी पत्थर गिर रहा हो। रीढ़ की हड्डी में चोट, स्थायी नुकसान, चलने की बहुत कम संभावना। यह सुनकर आलोक रोए नहीं, बस छत को देखते रहे, फिल प्रतीक रहे, जैसे किसी गलती का इंतजार कर रहे हों, पर कोई गलती नहीं हुई। जब वे घर लौटे तो वे आलोक नहीं थे जो उस रात घर से निकले थे। व्हीलचेयर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। शुरुआत में उन्होंने घर से ही कंपनी संभालने की कोशिश की, पर उनका मिजाज बदलने लगा। वे अधीर, विस्फोटक हो गए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता। अगर कॉफी थोड़ी ठंडी होती तो वे चिल्लाते। अगर ड्राइवर 5 मिनट देर से आता तो उन्हें नौकरी से निकाल देते। परिवार ने जो नर्सें रखीं, वे कुछ दिनों से ज्यादा टिक नहीं पाती। कुछ रोते हुए चली जाती, कुछ तो पहले दिन के बाद लौटकर ही नहीं आती। आलोक मदद लेने से इनकार कर देते, कड़वे ताने मारते, घंटों अपने स्टडी रूम का दरवाजा बंद रखते। उनके पुराने दोस्त भी आना बंद कर गए। पहले हफ्ते में आते थे, फिर महीने में एक बार, और फिर आना बंद हो गया। घर की पार्टियां खत्म हो गईं। बगीचा हरा भरा रहता था, पर अब कोई उसका आनंद नहीं लेता था। मीरा ने उनसे मिलने की कोशिश की, पर आलोक उन्हें उस कॉल का खामोश दोषी मानते थे जो एक्सीडेंट से ठीक पहले आई थी। उन्होंने कभी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, पर उनकी ठंडी निगाहें मीरा को सब कुछ बता देती थीं। कंपनी पर उनकी अनुपस्थिति का असर दिखने लगा। भले ही वे मालिक थे, उन्होंने अपने जीजा रौनक को बहुत सारे फैसले लेने की जिम्मेदारी सौंप दी, जब तक कि वे ठीक न हो जाएं। आलोक ने यह इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। हर दिन पिछले दिन जैसा ही था। जागना, छत को देखना, शहर का दूर का शोर सुनना और एक ऐसी बेचैनी महसूस करना जिसका कोई ठिकाना न हो। उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं था। कपड़े पहनने के लिए, चलने फिरने के लिए या बस बगीचे में उतरने के लिए वे खुद को बैठे हुए, हिलते डुलते नहीं देख सकते थे। फिजियोथेरेपी भी एक यातना थी। डॉक्टर कहते थे कि कोशिश करनी चाहिए, पर वे ताने मारते और सेशन बीच में ही छोड़कर चले जाते। धीरे धीरे उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया। वे खुद को यकीन दिलाने लगे कि यही उनकी नई जिंदगी है और कुछ भी इसे नहीं बदल सकता। मीडिया, जो पहले व्यापार पर इंटरव्यू के लिए उन्हें ढूंढता था, अब उनके लकवाग्रस्त होने की छोटी छोटी खबरें छापता था। कुछ लोग इसे त्रासदी कहते, कुछ जीवन की सीख। आलोक कुछ भी नहीं पढ़ते थे। उन्होंने घर के जिम से शीशे हटवा दिए थे, क्योंकि वे खुद को वहां नहीं देख सकते थे जहां वे सुबह सुबह कसरत करते थे। रातें और भी बदतर होती। खामोशी भारी हो जाती और एक्सीडेंट की यादें जोरों से लौट आती। ट्रक की आवाज, टक्कर, पेट्रोल की गंध। वे पसीने में तरबतर होकर जाग जाते, दिल जोरों से धड़कता। पर अगले दिन वे फिर से वही सख्त आदमी वाला मुखौटा पहन लेते जिसे किसी की जरूरत नहीं थी। महीनों बीतते गए। उनका मिजाज उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कर्मचारी उनके आसपास सावधानी से चलते थे। कोई नहीं जानता था कि आलोक का कौन सा रूप सामने आएगा। वे घंटों खामोश रह सकते थे और फिर छोटी सी बात पर भड़क सकते थे। बड़ा घर खाली लगने लगा, जैसे दीवारों में वे सब कुछ गूंज रहा हो जो वे कभी थे और अब नहीं थे। 2 साल बाद आलोक शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकलते थे। निमंत्रण ठुकरा देते, फोन कॉल इग्नोर कर देते। एक भूरी रूटीन में कैद थे। उनके पास बहुत पैसा था,
पर उन्हें किसी भी चीज में कोई मतलब नहीं दिखता था। सिर्फ उनका गर्व उन्हें चलायमान रखे हुए था। वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें कमजोर देखे। वे दया नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि लोग उन्हें एक मुश्किल इंसान के तौर पर देखें, न कि टूटे हुए के तौर पर। फिर भी दिल में ऐसे पल भी आते थे जब अकेलापन व्हीलचेयर से ज्यादा भारी लगता था। ऐसे पल जब वे खिड़की से बाहर देखते और पड़ोस के बच्चों को सड़क पर खेलते, बिना सोचे समझे दौड़ते देखते और एक ऐसा खालीपन महसूस करते जिसे भर नहीं सकते थे। पर इसे मानने की बजाय वे पर्दे बंद कर लेते और किसी को परेशान न करने को कहते। ऐसे जी रहे थे आलोक वर्मा, अपने ही घर में कैद, एक भरी पूरी दौलत और गुस्से से भरा दिल लिए, बिना सोचे कि जल्द ही कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देगा और सब कुछ बदल देगा जिसे वे खोया हुआ मानते थे। उस सुबह आलोक का घर हमेशा की तरह शांत था। आखिरी नर्स के रोते हुए जाने के बाद बस 3 दिन हुए थे जब उन्होंने एक तस्वीर को इधर उधर करने पर उन पर चिल्ला दिया था। मीरा परेशान थी। उन्होंने कई एजेंसियों को फोन किया था, पर जब उन्होंने आलोक वर्मा का नाम और पता सुना तो कई लोगों ने काम करने से मना कर दिया। उनके बदतमीज आदमी होने की अफवाहें पूरे शहर में फैल चुकी थीं। इसी बीच दिल्ली के दूसरे छोर पर एक ज्यादा साधारण मोहल्ले में प्रिया शर्मा एक टूटे कोने वाले छोटे से शीशे के सामने अपनी बेटी सोफिया के बाल संवार रही थी। वह 30 साल की थीं, बाल साधारण चोटी में बंधे थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे जिन्हें वे छुपा नहीं पा रही थीं। उनका बेटा माधव पहले से ही नाश्ते के इंतजार में मेज पर बैठा था। प्रिया ने 5वीं बार अपना फोन चेक किया। उन्होंने एक आया के पद के लिए आवेदन भेजा था। ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वे घंटों के हिसाब से काम करती थीं, घर की सफाई करती थीं जब कोई काम मिलता था, पर यह काफी नहीं था। जब से उनके पति राजीव की 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी, सब कुछ मुश्किल हो गया था। अस्पताल के बिल, किराया, बच्चों की पढ़ाई। उस सुबह उन्हें वह कॉल आया जिसकी उम्मीद नहीं थी। एजेंसी ने उन्हें बताया कि काम मुश्किल था, मरीज का मिजाज खराब था और कई लोग 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाते थे। पर तनख्वाह जितनी प्रिया 1 महीने में कमाती थी उससे कहीं ज्यादा थी। उन्होंने अपने बच्चों की ओर देखा और जान लिया कि वे यह मौका नहीं गंवा सकती। उन्होंने उनसे वादा किया कि सब ठीक हो जाएगा और उन्हें अपनी पड़ोसन शांति देवी के पास छोड़कर बस में उस पते की ओर चल पड़ी। आलोक के बड़े घर के सामने उतरने पर उनके पैर कांपने लगे। ऊंची 4 दीवारी, परफेक्ट बगीचा, आधुनिक फैसाड जो डराने वाला था। उन्होंने अपनी साधारण सी ब्लाउज ठीक की और घंटी बजाई। एक गार्ड ने दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे उन्हें अंदर ले गया। फर्श इतना चमक रहा था कि प्रिया को डर लगा कि कहीं उनके पुराने जूतों से वो गंदा ना हो जाए। मीरा ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के जल्दी से स्थिति समझाई। मेरा भाई मुश्किल है, पर उसे मदद की जरूरत है। अगर तुम रुकने का फैसला करो तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी। प्रिया ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जब वे उस स्टडी में घुसी जहां आलोक अपना ज्यादातर समय बिताते थे, तो उन्होंने उन्हें खिड़की से बाहर देखते हुए पाया। व्हीलचेयर खिड़की के सामने थी और उन्होंने हाथ बांधे हुए थे। मीरा ने उनका नाम बताया और लगभग तुरंत बाहर निकल गईं, जैसे वे इस पल को देखना नहीं चाहती थीं। आलोक ने धीरे धीरे व्हीलचेयर घुमाई और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने नमस्ते नहीं कहा। उन्होंने बैठने की पेशकश भी नहीं की। बस पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम कितनी देर टिक पाओगी इससे पहले कि तुम भी बाकी सब की तरह भाग जाओ? प्रिया को उनके शब्दों का गहरा झटका लगा, पर उन्होंने नजर नहीं झुकाई। उन्होंने जवाब दिया कि वे भागने नहीं, काम करने आई हैं। आलोक ने ठंडी हंसी हंसी और कहा कि सब लोग पहले दिन यही कहते हैं। उन्होंने ठंडे अंदाज में समझाया कि उन्हें हमदर्दी या सलाह की जरूरत नहीं है। अगर वे यहाँ हैं तो सिर्फ हुक्म मानने के लिए और कुछ नहीं। प्रिया ने बिना बहस किए सिर हिलाया। उनके पास गईं और पूछा कि उनका रूटीन क्या है। आलोक की भौहें सिकुड़ गईं। वे हैरान थे कि वे उन्हें सहानुभूति से बात नहीं कर रही थीं। उन्होंने बताया कि इस समय वे कंपनी के दस्तावेज देखते हैं और उन्हें मदद की जरूरत नहीं है। वे कुछ सेकंड खड़ी रहीं, यह सोचकर कि जाएं या रुकें। आखिरकार उन्होंने मेज पर फैले अस्त व्यस्त कागजों को थोड़ा ठीक करने का फैसला किया। आलोक उन्हें ध्यान से देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वे कुछ गलत करें ताकि उन्हें डांट सकें। जब उन्होंने एक फोल्डर खिसकाया तो उन्होंने आवाज उठाई और कहा कि बिना इजाजत कुछ न छुएं। प्रिया तुरंत रुक गईं और पूछा कि वे सब कुछ कैसे रखना पसंद करेंगे। इस जवाब से वे थोड़ा असहज हो गए। वे किसी ऐसे व्यक्ति के अभ्यस्त नहीं थे जो डर के बिना जवाब दे, पर चुनौती भरे अंदाज में भी नहीं। पहली टक्कर लाजमी थी। खाने के समय प्रिया ने वह प्लेट लाई जो कुक ने तैयार की थी। आलोक ने मुश्किल से एक निवाला लिया और कहा कि यह ठंडा है। प्रिया ने प्लेट को छुआ और पाया कि वह गर्म थी।
बिना बहस किए वे उसे किचन में ले गईं और कुछ मिनट बाद वापस ले आईं। आलोक ने उन्हें उम्मीद करते हुए देखा कि वे शिकायत करेंगी। उन्होंने बस पूछा कि क्या उन्हें और कुछ चाहिए। हवा में तनाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई भी शब्द लड़ाई छेड़ सकता है। दोपहर में प्रिया ने उन्हें छत पर ले जाने में मदद की। शुरुआत में यह अजीब था, पर उन्होंने उन्हें मजबूती से पकड़ा। आलोक को गुस्सा आया जब उन्होंने संतुलन खो दिया और कहा कि उन्हें छोड़ दें। प्रिया ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने सुनिश्चित नहीं कर लिया कि वे स्थिर हैं। उन्होंने गुस्से से देखा, पर कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उन्होंने लंबे समय से नहीं दिखाया था। आश्चर्य, किसी ने उन्हें ऐसे नहीं पकड़ा था जैसे वे कांप रहे हों। जैसे ही रात हुई, मीरा फिर से पूछने आई कि उनके भाई को नई आया कैसी लगी। आलोक ने जवाब दिया कि वे बाकी सब की तरह ही हैं, कि वे ज्यादा उम्मीद न करें। पर जब प्रिया ने यह कहकर अलविदा कहा कि वे अगले दिन 8 बजे वापस आएंगी, तो उन्होंने नन नहीं कहा। यह छोटा सा अंतर मीरा की नजरों से नहीं चूका। बाहर जैसे ही वे बस स्टॉप की ओर बढ़ीं, प्रिया ने दिन का भार अपने कंधों पर महसूस किया। यह आसान नहीं था। आलोक उनसे ज्यादा मुश्किल थे जितना उन्होंने सोचा था, पर उन्होंने छत पर उनकी आंखों में कुछ देखा था। सिर्फ गुस्सा नहीं, डर था, निराशा थी। एक ऐसा आदमी था जो यह नहीं जानता था कि इस शरीर में कैसे जिएं जो अब साथ नहीं देता था। प्रिया ने अपने बच्चों के बारे में सोचा और उस वेतन के बारे में जो उन्हें वादा किया गया था। उन्होंने राजीव के बारे में सोचा और कैसे जीवन बिना बताए बदल जाता है। उन्होंने खुद से वादा किया कि वे टिकी रहेंगी, कि वे पहली चिल्लाहट पर हार नहीं मानेंगी। इसी बीच बड़े घर में आलोक उस दरवाजे को घूरते रहे जहां से वे निकली थीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह महिला बाकियों की तरह क्यों नहीं प्रतिक्रिया कर रही थी। उन्होंने दया नहीं दिखाई, लंबे लंबे भाषण नहीं दिए। जब उन्होंने आवाज उठाई तो वे भागकर नहीं गईं। उन्होंने खुद से कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वे कुछ दिनों में बाकियों की तरह चली जाएंगी। पर उस रात जब खामोशी फिर से घर में भर गई, उन्होंने लंबे समय बाद पहली बार सोचा कि शायद कोई बिना डरे उन्हें वैसे देखने आ गया था जैसा वे असल में थे। और यह, भले ही वे स्वीकार न करें, उन्हें बेचैन कर गया। प्रिया के आलोक के घर में शुरुआती दिन कांच पर चलने जैसे थे। हर सुबह वे समय पर आती, बाल बांधे हुए, और एक छोटी सी नोटबुक में समय, दवाएं और कोई भी ऐसी बात लिखती जो उन्हें गलती करने से रोक सके। जब वे स्टडी में आती तो आलोक पहले से ही जाग रहे होते। कभी कभी वे उन्हें देखते हुए अभिनय करते, कभी कभी सीधे घूरते, जैसे वे जाने का कारण ढूंढ रहे हों। माहौल सुबह से ही भारी था। अगर प्रिया रोशनी के लिए पर्दे खोलती तो वे कहते कि उन्हें चमक परेशान करती है। अगर वे उन्हें बंद रखती तो पूछते कि घर गुफा जैसा क्यों लगता है। कुछ भी ठीक नहीं लगता था। एक सुबह जब वे व्हीलचेयर के कुशन ठीक कर रही थीं ताकि उनकी पीठ में दर्द न हो, आलोक ने कहा कि उन्हें विकलांग की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। प्रिया रुक गईं, उन्हें देखा और जवाब दिया कि वे उन्हें ऐसा नहीं देखती, वे बस अपना काम कर रही हैं। उन्होंने छोटी सी हंसी हंसी और कहा कि सब यही कहते हैं। यह वाक्य लगातार दोहराया जाने लगा। सब यही कहते हैं, सब रुकने का वादा करते हैं, सब चले जाते हैं। प्रिया सुनती थीं, बिना अटके। लंबे जवाबों की बजाय वे कामों पर ध्यान केंद्रित करती थीं। वे आलोक को वैसी कॉफी ले आती थीं जैसी उन्हें पसंद थी, कड़क और बिना चीनी की। उन्होंने जल्दी से सीख लिया कि कौन सा दस्तावेज कहाँ रखा है। उन्होंने देखा कि भले ही सब कुछ अस्त व्यस्त लगता था, उनका अपना एक सिस्टम था। उन्होंने यह भी देखा कि आलोक अक्सर बिना कुछ कहे बगीचे को देखते रहते थे। एक दिन उन्होंने पूछा कि क्या वे थोड़ी देर बाहर जाना चाहेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि वे कोई तमाशा नहीं है कि उन्हें घुमाया जाए। प्रिया ने जोर नहीं दिया, बस कहा कि ताजी हवा कभी कभी सिर दर्द में मदद करती है। उस दोपहर उन्हें देखे बिना आलोक ने स्वीकार कर लिया। उन्हें ले जाना असुविधाजनक था। आलोक किसी पर निर्भर महसूस करना घृणा करते थे, सिर्फ दरवाजा पार करने के लिए। जब एक पहिया फ्रेम में फंस गया तो उन्होंने आर्मरेस्ट पर जोर से मारा। प्रिया शांत रहीं और पहिया सावधानी से आजाद कर दिया। बगीचे में पहुंचने पर लंबी खामोशी छाई रही। चिड़ियों की आवाज और सड़क पर गाड़ियों का दूर का शोर सुनाई दे रहा था। प्रिया एक बेंच पर बैठ गईं, उनके स्पेस में दखल नहीं दिया। आलोक ने उन्हें किनारे से देखा। वे ज्यादा बात नहीं करते थे। वे उनसे व्यक्तिगत बातें निकालने की कोशिश नहीं करते थे। यह उन्हें हैरान कर रहा था। पिछले दिनों कुछ नर्सें उनसे व्यक्तिगत सवाल पूछती थीं, उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में बात करने की कोशिश करतीं। वे उन्हें तुरंत चुप करा देते थे। प्रिया के साथ यह अलग था। वे बस वहां थीं, पर तनाव कम नहीं हुआ था। एक दोपहर जब वे कुरियर से आई कुछ कंपनी के कागजात देख रहे थे, प्रिया ने देखा कि आलोक कुछ नंबर पढ़ते हुए भौहें सिकोड़ रहे थे।
बिना सोचे उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें किसी को बुलाने की जरूरत है। आलोक भड़क उठे। उन्होंने कहा कि वे उन बातों में दखल न दें जो वे समझती नहीं हैं, कि उनका काम राय देना नहीं है। उनकी आवाज़ उम्मीद से ज्यादा तेज निकली। प्रिया एक कदम पीछे हटी, हैरान, पर रोए नहीं, न ही बहस की। उन्होंने बस कहा कि वे मदद करना चाहती थी। डान 12 अजामान 12। आलोक ने व्हील चेयर घुमाई और उन्हें पीठ दिखाई। उस दिन सब कुछ खत्म होने वाला था। शाम को मीरा यह पूछने के लिए फोन किया कि सब कैसा चल रहा है। आलोक ने जवाब दिया कि सब हमेशा की तरह है। जब मीरा ने प्रिया के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे देखेंगे कि वह कब तक टिकती है। उसी रात प्रिया लौटने वाली थी अपने घर पर। जब वे माधव को होमवर्क में मदद कर रही थीं और सोफिया को स्कूल की कहानी सुना रही थीं, उन्होंने चिल्लाने के बारे में सोचा, आलोक की ठंडी निगाहों के बारे में। उन्होंने सोचा कि वे कोई कम मेहनत वाला काम ढूंढ लें, पर फिर उन्होंने उस हफ्ते की पहली पेमेंट का लिफाफा खोला और समझ गईं कि वे हार नहीं मान सकती। अगले दिन वे वापस आईं। आलोक यह देखकर हैरान रह गए कि वे ऐसे आईं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी अभिव्यक्ति 1 सेकंड के लिए बदली। उस सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने थोड़ी सी प्रगति का संकेत दिया। आलोक एक नीची शेल्फ पर रखी किताब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। व्हील चेयर उन्हें बहुत करीब नहीं ले जा सकी। उन्होंने बहुत ज्यादा खींचा और संतुलन खो दिया। प्रिया ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और उन्हें गिरने से पहले पकड़ लिया। कुछ सेकंड के लिए वे बहुत करीब थे। आलोक हाँफ रहे थे, ज्यादातर गुस्से से, न कि मेहनत से। वे उम्मीद कर रहे थे कि वे कुछ कहेंगी, जैसे सावधान या मैंने कहा था, पर प्रिया ने बस व्हील चेयर को एडजस्ट किया और बिना कोई टिप्पणी किए किताब दे दी। वह खामोशी अलग थी। यह असहज नहीं थी। यह ऐसा था जैसे वे समझ गई हों कि उन्हें उनकी सीमा की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। दिनों के साथ उनकी छोटी, लगभग मजबूर बातचीत होने लगी। आलोक ने पूछा कि उनकी उम्र की महिला इतना भारी काम क्यों कर रही है। प्रिया ने जवाब दिया कि उनके 2 बच्चे हैं और उन्हें बहुत सारे बिल चुकाने हैं। उन्होंने ज्यादा विवरण नहीं दिया। उन्होंने बच्चों के पिता के बारे में नहीं पूछा, भले ही उन्होंने सोचा था। एक दोपहर जब वे फिजियोथेरेपिस्ट का इंतजार कर रहे थे, जो लगभग हमेशा जल्दी चला जाता था क्योंकि आलोक सेशन कैंसिल कर देते थे, प्रिया ने कहा कि पहले वे एक घर में आया के तौर पर काम करती थीं, जहां बच्चे उन्हें 1 मिनट भी बैठने नहीं देते थे। आलोक ने टिप्पणी की कि कम से कम वे बच्चे दौड़ तो सकते थे। यह पहली बार था जब उनकी आवाज गुस्से से ज्यादा दुखी लग रही थी। प्रिया नहीं जानती थीं कि क्या कहें, पर वे उनके साथ रहीं। फिजियोथेरेपिस्ट आ गए और हमेशा की तरह आलोक ने कहा कि उनका मन नहीं है। प्रिया ने सावधानी से हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ 10 मिनट कोशिश कर सकते हैं। अगर बाद में वे रुकना चाहें तो वे रुक जाएंगे। आलोक हिचकिचाए, पर मान गए। वे 10 मिनट तनावपूर्ण थे। हर हरकत ऐसा लग रहा था जैसे वे जो खो चुके थे उसकी याद दिला रही हो। फिर भी खत्म होने पर उन्होंने थेरेपिस्ट को जल्दी जाने के लिए नहीं कहा। यह एक छोटा, लगभग अदृश्य बदलाव था, पर वास्तविक। उस रात जब प्रिया ने विदा ली, आलोक ने उनके जाने से पहले उन्हें रोका। उन्होंने पूछा कि वे कल किस समय वापस आएंगी। उन्होंने जवाब दिया कि 8 बजे, हमेशा की तरह। वे सिर हिलाया बिना सीधे देखे। यह माफी नहीं थी कि वे चिल्लाए या सुधार का वादा, पर यह इनकार भी नहीं था। साथ रहना अब भी मुश्किल था। ऐसे पल आते थे जब आलोक फिर से आवाज उठाते थे, और ऐसे दिन जब प्रिया दिल पर भारी बोझ लेकर आती, यह न जानते हुए कि उन्हें कौन सा रूप मिलेगा। फिर भी उस तनावपूर्ण सतह के नीचे कुछ हिलने लगा था। यह अभी भरोसा नहीं था, न दोस्ती। यह बस एक छोटी सी जगह थी जहां अब सब कुछ गुस्सा नहीं था, और भले ही उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा, दोनों जानते थे कि यह जगह बढ़ रही थी। प्रिया ने पहली बार वैलेरी को तब देखा जब घर में दोपहर में सामान्य से ज्यादा हलचल थी। आलोक सुबह कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहे थे और उनका मिजाज खराब था क्योंकि कई प्रोजेक्ट लेट थे। प्रिया कुछ दस्तावेज व्यवस्थित कर रही थीं जब उन्होंने मार्बल के फर्श पर तेज एडी की आवाज सुनी। यह मीरा नहीं थी। उस चाल में सुरक्षा और कुछ और था, जैसे हर ठोकर जमीन पर अपना इलाका तय कर रही हो। वैलेरी बिना दस्तक दिए स्टडी के दरवाजे पर प्रकट हुई। लंबी, सजी धजी, बाल सीधे सीधे संवरे हुए और एक ऐसी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती थी। उन्होंने प्रिया को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जिसका अर्थ बिना शब्दों के समझा जा सकता था। फिर उन्होंने आलोक का ध्यान खींचा और उनकी आवाज मीठी, लगभग ज्यादा मीठी हो गई। उन्होंने पूछा कि वे कैसे हैं, क्या उन्हें कुछ चाहिए, क्या उन्होंने हाल के वित्तीय विवरण देखे हैं। आलोक ने छोटे वाक्यों में जवाब दिया। प्रिया ने देखा कि वैलेरी के करीब आने पर उनकी मुद्रा और कड़ी हो जाती थी। वैलेरी रौनक की पत्नी थी, जीजा जो दुर्घटना के बाद कंपनी में कई फैसले ले रहे थे।
वे भी मीटिंग में भाग लेती थीं। भले ही उनका कोई आधिकारिक पद स्पष्ट न हो, वे कहती थीं कि वे बस मदद कर रही हैं, पर घर के उस अस्थायी ऑफिस में उनकी उपस्थिति लगातार थी। उस दिन उनके हाथ में एक मोटा फोल्डर था। वे बिना इजाजत मेज के पास आईं और यह समझाने लगीं कि कुछ जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हैं। आलोक ने कलम उठाई, पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्होंने कुछ नंबरों को ध्यान से देखा, भौहें सिकोड़ी, पूछा कि कुछ खर्च इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं। वैलेरी ने जल्दी से जवाब दिया, ऐसी तकनीकी व्याख्याएं जो रटी रटाई लग रही थीं। प्रिया, जो कुछ पन्ने ठीक कर रही थी, उसने देखा कि आलोक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। जब उन्होंने कहा कि वे इसे आराम से देखना चाहेंगे, तो वैलेरी की मुस्कान एक सेकंड के लिए कस गई। उन्होंने कहा कि समय नहीं है, साझेदार दबाव डाल रहे थे। आलोक ने आखिरकार कलम मेज पर रख दी और कहा कि वे बाद में हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद की खामोशी अजीब थी। वैलेरी ने प्रिया की ओर देखा और पूछा कि वह कौन है। आलोक ने जवाब दिया कि वह उनकी नई आया है। वैलेरी ने एक भौं उठाई और टिप्पणी की कि उम्मीद है कि वह पिछले वालों से ज्यादा टिकेगी। प्रिया को झटका लगा, पर वे स्थिर रहीं। उन्होंने जवाब दिया कि वे काम करने आई हैं, और बस। वैलेरी ने बिना गर्मजोशी के मुस्कुराया और कहा कि इस घर में यह आसान है। फिर वे आलोक के करीब आईं और कम आवाज में उन्हें याद दिलाया कि उन्हें परिवार पर भरोसा करना चाहिए, कि कर्मचारी आते जाते हैं, पर खून खून होता है। प्रिया ने सब कुछ नहीं सुना, पर संदेश समझ गईं। जब वैलेरी गईं, तो हवा में एक तेज परफ्यूम और नियंत्रण की भावना छोड़ गईं। आलोक कई मिनट तक खामोश रहे। प्रिया ने पूछा कि क्या वे चाहते हैं कि वे दस्तावेज व्यवस्थित कर दें। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, वे उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। उस दोपहर जब उन्होंने उन्हें डाइनिंग टेबल पर ले जाने में मदद की, आलोक ने टिप्पणी की कि वैलेरी हमेशा हर चीज पर ध्यान देती हैं, दुर्घटना के बाद से। उन्होंने कहा कि रौनक और उनके बिना कंपनी शायद ढह जाती, पर उनकी आवाज में आभार नहीं, थकान थी। अगले कुछ दिनों में वैलेरी ज्यादा बार आने लगी। वे बिना बताए आती, कागजात देखती, स्टडी से ऐसे फोन करती जैसे वह उनका हो। कभी कभी वे प्रिया की उपस्थिति को पूरी तरह से अनदेखा कर देती। कभी कभी वे उन्हें ऐसे निर्देश देती जिनका आलोक की देखभाल से कोई लेना देना नहीं होता था, जैसे कि उन्हें उन बैठकों के लिए कॉफी लाने को कहना जिनमें उन्हें नहीं होना चाहिए था। प्रिया बिना बहस किए मान जाती, पर उन्हें अजीब बातें दिखने लगीं। एक बार उन्होंने वैलेरी को जल्दी से कुछ दस्तावेज अपने बैग में रखते हुए देखा जब आलोक ने उन्हें मांगा। एक बार उन्होंने गलियारे में वैलेरी और रौनक के बीच जोरदार बहस सुनी। वे समय सीमा, ट्रांसफर और आलोक को कुछ लेन देन की जांच न करने की जरूरत के बारे में बात कर रहे थे। प्रिया पूरी तरह से नहीं समझी, पर उन्हें शक हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। एक दोपहर आलोक का एक पुराने साझेदार के साथ फोन पर बात हुई, जो पूछ रहा था कि वे अब सीधे महत्वपूर्ण ईमेल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। आलोक ने जवाब दिया कि वे हमेशा उपलब्ध रहते हैं। फोन रखने के बाद उन्होंने अपना इनबॉक्स देखा और कई संदेश देखे जिन्हें उन्होंने नहीं देखा था। उन्होंने रौनक को स्पष्टीकरण मांगने के लिए फोन किया। रौनक ने कहा कि उन्होंने उन्हें तनाव से बचाने के लिए फिल्टर किया था। आलोक आश्वस्त नहीं लगे। प्रिया खामोशी से देख रही थी, पर हर टुकड़ा उनके दिमाग में फिट होने लगा। वैलेरी सिर्फ मदद नहीं करना चाहती थी, वे नियंत्रण करना चाहती थी। तनाव तब बढ़ा जब वैलेरी ने आलोक के पुनर्वास पर राय देने का फैसला किया। फिजियोथेरेपिस्ट के साथ एक मीटिंग में उन्होंने टिप्पणी की कि शायद वे पैसे ऐसी चीज पर खर्च कर रहे हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा यह है कि वे सच्चाई स्वीकार करें और कंपनी पर ध्यान केंद्रित करें। आलोक ने मुट्ठी भींच ली। प्रिया ने देखा कि उन शब्दों का उन पर ज्यादा असर हुआ जितना वे दिखाना चाहते थे। उस रात जब वैलेरी चली गईं, आलोक घंटों खामोश रहे। आखिरकार उन्होंने कहा कि शायद वे सही थे, कि शायद थेरेपी में जोर देना बेकार था। प्रिया ने उन्हें देखा और पूछा कि क्या यह उनका फैसला था या किसी और का। उन्होंने जवाब नहीं दिया, पर सवाल हवा में तैर गया। अगले कुछ दिन और तनावपूर्ण थे। वैलेरी ने प्रिया की उपस्थिति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने मीरा से कहा कि उन्हें प्रिया पर भरोसा नहीं है, कि कोई नहीं जानता कि वह वास्तव में कौन है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि शायद वे इस स्थिति का फायदा उठा रही हों। मीरा ने प्रिया का बचाव किया, पर संदेह बो दिया गया। एक सुबह जब प्रिया आलोक के कंप्यूटर पर डिजिटल फाइलें व्यवस्थित कर रही थीं, तो उन्हें हाल के वित्तीय विवरणों वाला एक फोल्डर मिला। उन्होंने पैसे के उन खातों में जाने वाले लेन देन को देखा जिन्हें वे पहचान नहीं पाईं। वे विशेषज्ञ नहीं थीं, पर आंकड़े ऊंचे थे। ठीक उसी समय वैलेरी बिना दस्तक दिए अंदर आईं। स्क्रीन देखकर उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने लैपटॉप को जोर से बंद कर दिया और प्रिया से कहा
कि उन्हें उन चीजों की जांच नहीं करनी चाहिए जो उनके मतलब की नहीं है। आलोक, जो स्टडी के दूसरी ओर थे, उन्होंने इस दृश्य को खामोशी से देखा। पहली बार उन्होंने तुरंत वैलेरी का बचाव नहीं किया। उन्होंने बस पूछा कि क्या हुआ। वैलेरी ने जवाब दिया कि आया निजी जानकारी में घुस रही है। प्रिया ने समझाया कि वे बस फाइलें व्यवस्थित कर रही थीं, जैसा उन्होंने कहा था। माहौल तनावपूर्ण हो गया। आलोक ने कहा कि उस दिन के लिए कंप्यूटर को छोड़ दें। वैलेरी नाराज होकर चली गईं। जब वे अकेले रह गए, आलोक ने प्रिया को संदेह और जिज्ञासा के मिश्रण से देखा। उन्होंने पूछा कि उन्होंने ठीक ठीक क्या देखा था। प्रिया ने 1 सेकंड के लिए हिचकिचाया, पर सच बोलने का फैसला किया। उन्होंने उन ट्रांसफर के बारे में बताया और उन राशियों के बारे में जो उन्हें अजीब लगीं। आलोक खामोश हो गए, जानकारी को समझते हुए। यह पहली बार था जब दुनिया पर उनकी हमेशा की संदेह भरी निगाहें उन पर नहीं बल्कि किसी और पर थीं। और जैसे ही सूरज बगीचे पर ढलने लगा, कुछ बदलना शुरू हो गया। न केवल उनके बीच, बल्कि आलोक जिस तरह से उस परिवार को देखते थे जो उनकी रक्षा करने का दावा करता था। जिस पल से प्रिया ने कंप्यूटर पर वे अजीब हलचलें देखीं, वे उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाईं। वे अकाउंटेंट या वित्त विशेषज्ञ नहीं थीं, पर सालों से उन्होंने अपने घर में हर पैसे का हिसाब रखा था। वे जानती थीं कि जब कुछ ठीक न लगे तो कैसे पहचानना है। उस रात वे मुश्किल से सो पाईं। वे सोच रही थीं कि क्या उन्होंने बोलकर गलती की थी। वे सोच रही थीं कि शायद वे ऐसी चीज में पड़ रही थीं जो उनके मतलब की नहीं थी। पर उन्होंने आलोक का चेहरा भी याद किया जब उन्होंने वह सुना जो उन्होंने कहा था। यह गुस्से का चेहरा नहीं था, यह संदेह का था, और यह नया था। अगले दिन वे इस एहसास के साथ घर आईं कि माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण था। आलोक स्टडी में कागजात देख रहे थे, ऐसे ध्यान से जो उन्होंने हफ्तों में नहीं दिखाया था। जैसे ही उन्होंने उन्हें आते देखा, उन्होंने दरवाजा बंद करने को कहा। उन्होंने आवाज नहीं उठाई, कोई ताना नहीं, बस फिर से समझाने को कहा कि उन्होंने क्या देखा था। प्रिया ने धीरे धीरे बोला। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर अक्सर एक ही खाते में जाते थे और संकल्पनाएं बहुत सामान्य थीं। ऑपरेटिंग खर्चे, बाहरी सलाह, जरूरी भुगतान, पर मात्राएं ज्यादा और बार बार थीं। आलोक की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना से पहले ये खाते सामान्य नहीं थे। प्रिया ने कुछ और नहीं जोड़ा। वे किसी पर आरोप लगाने वाली नहीं बनना चाहती थीं। उन्होंने कंप्यूटर चालू किया और उन्हें वही दिखाने को कहा जहां उन्होंने यह देखा था। इस बार जब उन्होंने फोल्डर खोला तो किसी ने भी जोर से बंद नहीं किया। आलोक ने एक एक करके देखना शुरू किया। खामोशी इतनी गहरी थी कि माउस का क्लिक हथौड़े की तरह सुनाई दे रहा था। कुछ मिनट बाद उन्होंने फोन उठाया और रौनक को बुलाया। उन्होंने कहा कि वे उस शाम सभी विस्तृत वित्तीय विवरणों के साथ आएं। उनकी आवाज पक्की थी, हफ्तों से अलग। प्रिया ने उस बदलाव को देखा। यह ऐसा था जैसे उनके अंदर कुछ सक्रिय हो गया हो। रौनक के आने से पहले वैलेरी पहले आईं। वे उस आदत की सुरक्षा के साथ अंदर आईं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है कि आलोक खातों की जांच करना चाहते थे। वे शांत रहने की कोशिश कर रही थीं, पर तनाव महसूस हो रहा था। उन्होंने समझाया कि सब कुछ नियंत्रण में था, कि परिवार पर शक करने की जरूरत नहीं थी। आलोक ने बिना पलक झपकाए उन्हें देखा। उन्होंने कहा कि नंबरों की जांच करना शक करना नहीं है, यह मालिक के तौर पर उनका अधिकार है। वैलेरी ने होंठ भींच लिए, प्रिया की ओर ऐसे देखा जैसे वे जानती हों कि चिंता कहां से आई है। वह नजर स्पष्ट थी, वे बिना शब्दों के इशारा कर रही थीं। घंटों बाद रौनक कई फोल्डरों के साथ आया। स्टडी एक तरह की पूछताछ कक्ष बन गई। आलोक ने प्रिया को रुकने को कहा। वैलेरी ने भौहें सिकोड़ी, पर कुछ नहीं कहा। रौनक ने लेन देन की व्याख्या करना शुरू किया। उन्होंने अस्थायी निवेश, अग्रिम भुगतान, ऐसे अवसर जिनका वे लाभ नहीं उठा सकते थे के बारे में बात की, पर हर व्याख्या में खामियां थीं। आलोक ने सीधे सवाल पूछे, सटीक तारीखें, ठेकेदार के नाम, हस्ताक्षरित अनुबंध। रौनक जितना चाहिए उससे ज्यादा हिचकिचा रहे थे। प्रिया खामोशी से देख रही थीं, पर उन्हें लगा कि हवा और भी भारी हो रही है। एक पल में आलोक ने एक विशेष ट्रांसफर के लिए रसीदें मांगी जो हर महीने दोहराई जाती थी। रौनक कागजात के बीच ढूंढने लगे और कहा कि वे उनके पास नहीं है, वे बाद में भेज देंगे। यह जवाब आलोक को पसंद नहीं आया। उनकी नजर बदल गई। अब वे थके हुए आदमी की तरह नहीं थे, बल्कि ऐसे आदमी की तरह थे जिसे सच में शक होने लगा था। जब मीटिंग खत्म हुई, वैलेरी गलियारे में प्रिया के पास आईं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घर में अपनी जगह याद रखनी चाहिए, कि वे आलोक के दिमाग में शक बोने के लिए नहीं है। प्रिया ने जोर से जवाब देने की इच्छा महसूस की, पर खुद को रोका। उन्होंने बस कहा कि उनका एकमात्र हित अपना काम अच्छी तरह से करना है। वैलेरी थोड़ी उनकी ओर झुकी और चेतावनी दी कि बड़े व्यवसायों में चीजें उतनी सरल नहीं होती जितनी दिखती हैं। फिर वे चली गईं।
वह चेतावनी प्रिया के दिमाग में घूमती रही। उसले बुरे बातें। दोपहर आलोक ने कुछ ऐसा मांगा जो उन्होंने लंबे समय से नहीं किया था। वे कंपनी के मुख्य ऑफिस जाना चाहते थे। मीरा यह सुनकर हैरान थी। उन्होंने उन्हें ज्यादा जोर न लगाने की कोशिश की, पर उन्होंने जोर दिया। प्रिया ने उन्हें तैयार होने में मदद की। यात्रा खामोश थी। बिल्डिंग पहुंचने पर कई कर्मचारी घूरते रह गए। कुछ घबराए हुए लग रहे थे, कुछ सामान्य होने का दिखावा कर रहे थे। आलोक ने सीधे बोर्डरूम ले जाने को कहा। घंटों तक उन्होंने रिपोर्टें देखीं, अकाउंटेंट से बात की, उन एक्सेस को मांगा जिनकी उन्हें पहले जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे रौनक पर पूरी तरह भरोसा करते थे। धीरे धीरे और भी असंगतियां सामने आने लगीं। फूला हुआ बिल, नई बनाई गई कंपनियों को भुगतान की गई सेवाएं, उनके सीधे प्राधिकरण के बिना हस्ताक्षरित अनुबंध। हर नया डेटा एक ऐसे टुकड़े की तरह था जो उस बात की पुष्टि कर रहा था जिसे प्रिया ने पहली बार संयोग से देखा था। वैलेरी तब ऑफिस आईं जब देर हो चुकी थी। उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि सब कुछ समझाया जा सकता है, पर आलोक अब उन पर पहले जैसा भरोसा नहीं करते थे। प्रिया एक तरफ खड़ी रहीं, यह जानते हुए कि उनकी भूमिका कुछ भी प्रमुख नहीं थी। फिर भी वे जानती थीं कि उस दिन ने एक पहले और एक बाद का निशान बनाया था। जब वे घर लौटे, आलोक थके हुए थे, पर उनकी आंखों में कुछ अलग था। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह दृढ़ संकल्प था। उन्होंने प्रिया से अगले दिन सभी डिजिटल फाइलों को साल की शुरुआत से व्यवस्थित करने को कहा। उन्होंने कहा कि वे सब कुछ व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते थे। प्रिया ने सिर हिलाया। वे जानती थीं कि इससे परिणाम होंगे। उस रात विदा लेते समय आलोक ने उन्हें उनके नाम से पुकारा। यह पहली बार था जब उन्होंने इसे ठंडक के बिना किया था। उन्होंने धन्यवाद कहा, भले ही यह मुश्किल से सुनाई दिया। प्रिया ने गले में एक गांठ महसूस की। यह जीत नहीं थी, यह उत्सव नहीं था, यह बस कुछ बड़े की शुरुआत थी। पर उस तनाव भरे घर के बीच उन्होंने समझा कि वे अब सिर्फ वह आया नहीं थीं जिसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह टिकेगी। वे वह व्यक्ति बन गई थीं जिसने एक ऐसा दरवाजा खोला था जिसे दूसरे बंद रखना चाहते थे, और उस दरवाजे के दूसरी ओर संख्याओं की गलत सेटिंग से कहीं ज्यादा था। ऑफिस जाने के बाद के दिन भारी थे। आलोक मुश्किल से सोए। वे देर रात तक फाइलें देखते रहते, संख्याओं की तुलना करते, ऐसे फोन करते जिन्हें वे पहले बिना सोचे समझे सौंप देते थे। प्रिया ने देखा कि वे ज्यादा केंद्रित थे, पर ज्यादा तनाव में भी थे। दबाव उन पर भारी पड़ रहा था। वे मुश्किल से खाना खाते थे और आराम करने से मना कर देते थे। मीरा उन्हें शांत रहने की कोशिश करती रहीं, पर वे समझने के लिए दृढ़ थे कि उनके गायब रहने के दौरान उनकी कंपनी के साथ क्या हुआ था। वैलेरी इसके विपरीत घर पर कम दिखाई देती थीं, पर जब भी आती थीं उनकी मुस्कान और भी बनावटी लगती थी। माहौल भरा हुआ था। एक दोपहर जब प्रिया स्टडी में दस्तावेज व्यवस्थित कर रही थीं, आलोक की सांसें अलग तरह से चलने लगीं। शुरुआत में यह हल्का था, जैसे वे थके हुए हों। उन्होंने ऊपर देखा और पाया कि उनका चेहरा सामान्य से ज्यादा पीला था। उन्होंने पूछा कि क्या वे ठीक महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द है। उन्होंने पढ़ना जारी रखने की कोशिश की, पर उनका हाथ कांपने लगा। प्रिया ने जो कर रही थी उसे छोड़ा और उनके पास गईं। उनकी सांसें तेज और अव्यवस्थित हो गईं। आलोक ने एक हाथ से छाती पकड़ी, जैसे कोई चीज अंदर से उन्हें दबा रही हो। प्रिया को पेट में डर का झटका लगा, पर उन्होंने समय नहीं गंवाया। उन्होंने तुरंत घर के डॉक्टर को फोन किया, जबकि वे आलोक को होश में रखने की कोशिश कर रही थीं। वे कहने की कोशिश कर रहे थे कि वे ठीक हैं, कि ज्यादा चिंता न करें, पर उनके माथे का पसीना कुछ और कह रहा था। प्रिया ने उन्हें सोफे पर लेटने में मदद की। उन्होंने उनके पैर थोड़े ऊपर उठाए, जैसा कि उन्होंने फर्स्ट एड में सीखा था, और उनसे शांति से बात की ताकि वे घबराहट में न पड़े। मिनट सदियों जैसे लग रहे थे। शोर सुनकर मीरा दौड़ती हुई आईं। अपने भाई को इस हाल में देखकर वे एक पल के लिए सुन्न रह गईं। डॉक्टर थोड़ी देर बाद पहुंचे और आलोक की जल्दी से जांच की। उन्होंने कहा कि यह चिंता और अत्यधिक थकान का एक गंभीर संकट लग रहा था, पर उन्हें कुछ और गंभीर होने से बचाने के लिए अस्पताल ले जाना होगा। एम्बुलेंस रोशनियों के साथ आ गई जिसने सड़क की शांति तोड़ दी। जब उन्हें ऊपर ले जाया जा रहा था, आलोक ने होश से प्रिया को ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में हमेशा के गुस्से से कुछ अलग दिख रहा था। यह असली डर थे, एक माना कर रहा था। अस्पताल में अध्ययन में यह पुष्टि हुई कि कोई गंभीर हृदय समस्या नहीं थी, पर तनाव का स्तर बहुत अधिक था। डॉक्टर स्पष्ट थे, अगर वे ऐसे ही चलते रहे तो स्थिति बिगड़ सकती थी। उन्होंने गति कम करने, बेहतर सोने और सब कुछ अकेले न उठाने की सलाह दी। आलोक खामोशी से सुन रहे थे। वे बहस नहीं कर रहे थे,
यह पहले से ही अजीब था। मीरा को आराम करने के लिए घर जाने की जरूरत थी और प्रिया डॉक्टर से बात कर रही थी। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, राजीव को खोने और इतने सारे सवालों के साथ रहने के बारे में। आलोक को कमजोर देखकर उनके अंदर कुछ हिल गया। यह दया नहीं थी, यह पहचान थी कि उस मुश्किल आदमी के पीछे कोई था जो डर भी रहा था। जब उन्हें अवलोकन के लिए एक कमरे में ले जाया गया, प्रिया धीरे धीरे अंदर गईं। आलोक ज्यादा शांत थे, कुछ मॉनिटर से जुड़े हुए थे। उन्होंने देखा और इस बार कोई ताना नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें कमजोर महसूस करना घृणास्पद था। प्रिया उनके पास गईं और जवाब दिया कि उनकी जगह कोई भी थक जाएगा। यह कमजोरी नहीं है, यह बहुत ज्यादा बोझ एक साथ है। उन्होंने कुछ सेकंड खामोश रहे, फिर स्वीकार किया कि दुर्घटना के बाद से उन्होंने वास्तव में कुछ भी समझने का समय नहीं लिया था। पहले शारीरिक दर्द था, फिर गुस्सा, फिर कंपनी। उन्होंने खुद को कभी रुकने नहीं दिया। यह स्वीकारोक्ति लंबी या नाटकीय नहीं थी, पर ईमानदार थी। प्रिया ने उन्हें कोई भाषण नहीं दिया, बस कहा कि उन्हें एक दिन में सब कुछ हल करने की जरूरत नहीं है और मदद मांगना उन्हें कम सक्षम नहीं बनाता। आलोक ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। वे सच में सुन रहे थे। उस रात उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। मीरा को आराम करने के लिए कुछ घंटे घर जाने की जरूरत थी और प्रिया ने रुकने की पेशकश की। यह उनके काम का सख्ती से हिस्सा नहीं था, पर वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थीं। भोर में आलोक एक दुःस्वप्न से बेचैन होकर जाग गए। उनकी सांसें फिर से तेज हो गईं। प्रिया ने बिना सोचे उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उनसे शांति से बात की, उन्हें याद दिलाया कि वे अस्पताल में हैं, कि सब कुछ नियंत्रण में था। धीरे धीरे वे शांत हो गए। उन्होंने तुरंत हाथ नहीं छोड़ा। यह एक साधारण इशारा था, पर इसने कुछ चिह्नित किया। अगली सुबह डॉक्टर ने उन्हें घर लौटने की अनुमति दी, इस शर्त पर कि वे गति कम करें। रास्ते में खामोशी अब असहज नहीं थी, बल्कि चिंतनशील थी। पहुंचने पर आलोक ने उस दिन की मीटिंग्स कैंसिल करने को कहा। उन्होंने प्रिया से केवल जरूरी चीजों को व्यवस्थित करने में मदद करने को कहा। पहली बार जब से वे आई थीं, उन्होंने बिना बहस किए आराम स्वीकार कर लिया। वे अपने कमरे में लेट गए और आंखें बंद कर लीं, जबकि प्रिया ने उन्हें ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए कुछ तकिए ठीक किए। बाहर निकलने से पहले उन्होंने उन्हें रोका। उन्होंने धन्यवाद कहा कि उन्होंने शांति नहीं खोई। उन्होंने कहा कि अगर वे जल्दी कार्रवाई नहीं करती तो शायद सब कुछ बदतर होता। प्रिया ने धीरे से मुस्कुराया और जवाब दिया कि उन्होंने बस वही किया जो कोई भी करता। आलोक ने सिर हिलाया। वे जानते थे कि वे क्या कह रही हैं। इस मेडिकल संकट ने उनके बीच के माहौल को बदल दिया। इसने समस्याओं या वैलेरी के साथ तनाव को खत्म नहीं किया, पर इसने एक बाधा तोड़ दी। आलोक ने उन्हें सिर्फ एक कर्मचारी के तौर पर देखना बंद कर दिया। उन्होंने भरोसा करना शुरू कर दिया कि जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो वे भागेंगी नहीं। और प्रिया ने उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर देखकर समझा कि उस कठोर मिजाज के पीछे एक ऐसा आदमी था जिसने बहुत लंबे समय तक डर और गुस्सा अपने अंदर छुपा रखा था, बिना जोर से कहे। अस्पताल में संकट के बाद आलोक में कुछ बदल गया। यह एक दिन में बड़ा बदलाव नहीं था, पर उस दीवार में एक दरार थी जो वे 2 साल से खड़ी कर रहे थे। वे थोड़ा ज्यादा सोने लगे, डॉक्टर की सिफारिशों को स्वीकार करने लगे और कंप्यूटर के सामने कम घंटे बिताने लगे। प्रिया ने देखा कि वे अब किसी भी छोटी बात पर पहले जैसी गुस्सा नहीं करते थे। वे अभी भी मांग करने वाले थे, पर ऐसे पल थे जब वे बात करने के लिए ज्यादा तैयार लगते थे। एक दोपहर जब आसमान बादलों से घिरा था और घर सामान्य से ज्यादा शांत लग रहा था, आलोक ने बाहर बगीचे में जाने को कहा। प्रिया ने सावधानी से मदद की और उन्हें उस हिस्से तक ले गईं जहां एक बड़ा पेड़ छाया देता था। वे वहां बैठ गईं, हवा को पत्तों को हिलाते हुए सुन रही थीं। बिना कुछ कहे कई मिनट बीत गए। अचानक आलोक ने उन्हें देखे बिना बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी को यह नहीं बताया कि एक्सीडेंट की रात क्या हुआ था। प्रिया ने तुरंत जवाब दिया। वे बस बेंच पर बैठ गईं और इंतजार करने लगीं। उन्होंने गहरी सांस ली और शुरू किया। उन्होंने कहा कि उस रात उन्होंने सिर्फ थोड़ी शराब नहीं पी थी, बल्कि वे रौनक के साथ हुई बहस से भी विचलित थे। उन्होंने कहा कि डिनर से पहले उन्होंने एक बड़े निवेश के बारे में बात की थी जो उन्हें पसंद नहीं आया था। रौनक जोर दे रहे थे कि यह एक अनूठा अवसर था। आलोक ने बातचीत को दूसरे दिन के लिए छोड़ देने का फैसला किया, पर वह विषय उनके दिमाग में घूमता रहा। जब मीरा ने गाड़ी चलाते समय फोन किया तो वे पहले से ही नाराज थे। उन्होंने जरूरत से ज्यादा आवेग में जवाब दिया। उनसे बात करते समय उन्होंने ट्रक की लाइटें बहुत देर से देखीं। उन्होंने कहा कि जब भी वे अपनी आंखें बंद करते थे, उन्हें आज भी टक्कर की आवाज सुनाई देती थी। उनकी आवाज कांप नहीं रही थी, पर वे ज्यादा धीमी लग रही थी। प्रिया उन्हें बिना टोके सुन रही थीं। आलोक ने कबूल किया कि महीनों तक उन्होंने मीरा को उस कॉल का दोषी ठहराया।
भले ही अंदर वे जानते थे कि जवाब देने का फैसला उनका था। उन्होंने यह भी कहा कि वे कभी कभी सोचते थे कि क्या एक्सीडेंट सिर्फ बदकिस्मती थी या कुछ और भी असर डाला था। वह आखिरी वाक्य प्रिया को सतर्क कर गया। उन्होंने बताया कि आधिकारिक रिपोर्ट में बारिश और ज्यादा रफ्तार की बात थी, पर कुछ ऐसे विवरण थे जो उन्हें कभी ठीक नहीं लगे। उदाहरण के लिए, उन्हें याद आया कि एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले उन्होंने महसूस किया था कि गाड़ी के ब्रेक अलग महसूस हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम था। दुर्घटना के बाद गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और किसी ने भी कुछ भी दोबारा नहीं जांचा। रौनक ने उनके सर्जरी के दौरान सभी औपचारिकताएं संभाली थीं। आलोक ने कहा कि उस समय वे पैर की उंगलियों को हिलाने की कोशिश करने में इतने व्यस्त थे कि कुछ भी सवाल करने का उनके पास समय नहीं था। पर अब कंपनी में अनियमितताओं के साथ वे यादें जोरों से लौट रही थीं। प्रिया को एक सिहरन महसूस हुई। वे नहीं जानती थीं कि यह एक वास्तविक संदेह था या सिर्फ दिमागड़ का स्पष्टीकरण खोजना। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने कभी इस बारे में किसी से बात की है। आलोक ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि यह पागलपन लगता था कि कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं सुनना चाहता था जब सब कुछ एक साधारण दुर्घटना लगती थी। इसके अलावा अपने ही परिवार पर शक करना उन्हें असहनीय लगता था। प्रिया ने उन्हें ध्यान से देखा। उन्होंने कहा कि सवाल करना आरोप लगाने जैसा नहीं है, कि अगर कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो उसकी जांच करना जायज है। आलोक ने उन्हें कुछ सेकंड तक देखा, फिर एक छोटी, बिना मजाक वाली हंसी हंसे। उन्होंने कहा कि उनसे यह बात करना अजीब था कि वे उन्हें मुश्किल से जानते थे, और फिर भी वे अकेली ऐसी व्यक्ति थीं जिनके साथ उन्हें लगा कि वे बिना किसी को पागल या कमजोर समझे कह सकते हैं। वह टिप्पणी उन दोनों के बीच तैरती रही। यह कोई रोमांटिक बयान नहीं था, पर एक महत्वपूर्ण कदम था। उसी समय मीरा बगीचे में निकली। वे मोबाइल हाथ में लिए और चिंता भरे चेहरे के साथ आईं। उन्होंने कहा कि वैलेरी ने बिना उनसे पूछे ऑफिस में एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई थी। आलोक की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने कहा कि किसी को भी उनकी मंजूरी के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। मीरा बोलने से पहले हिचकिचाईं। उन्होंने कबूल किया कि उन्हें लंबे समय से लग रहा था कि रौनक और वैलेरी कंपनी को ऐसे चला रहे हैं जैसे वह उनकी हो, कि वे अक्सर उन्हें महत्वपूर्ण बातचीत से बाहर रखती थीं। आलोक खामोश हो गए, बगीचे को देखा, फिर अपनी बहन को, फिर प्रिया को। यह स्पष्ट था कि उनके दिमाग में चीजें एक साथ जुड़ने लगी थीं। उस रात स्टडी में वापस आलोक ने प्रिया से दुर्घटना की गाड़ी के बीमा फाइलों को खोजने को कहा। वे सब कुछ शुरुआत से देखना चाहते थे। जब वे पुराने दराज में रखे फिजिकल फोल्डरों में ढूंढ रही थीं, तो वे ज्यादा बात कर रहे थे जितना वे आमतौर पर करते थे। उन्होंने स्वीकार किया कि टक्कर वाले दिन उन्हें लगा कि ब्रेक पेडल 1 सेकंड देर से प्रतिक्रिया दे रहा था। उन्होंने कहा कि शायद यह सिर्फ डर था, पर वे इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। प्रिया ने बीमा की फाइलें पाईं और उन्हें दे दीं। आलोक ने हर पन्ने को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। तकनीकी रिपोर्टें, वाहन की तस्वीरें, बयान थे। पहली नजर में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। हालांकि एक विस्तृत यांत्रिक रिपोर्ट गायब थी। आलोक की भौहें सिकुड़ गईं। उन्हें याद आया कि बीमा कंपनी को एक रिपोर्ट बनानी चाहिए थी। उन्होंने कागजात के बीच ढूंढा और उसे नहीं पाया। वह अनुपस्थिति उनमें कुछ जगह गई। यह कुछ भी साबित नहीं करता था, पर यह एक गायब टुकड़ा था। प्रिया ने देखा कि उनकी निगाहें कैसे कड़ी हो गईं, अनियंत्रित गुस्से से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प से। उन्होंने पूछा कि वे क्या करने वाले हैं। आलोक ने जवाब दिया कि पहले वे पुष्टि करेंगे कि क्या वह रिपोर्ट मौजूद थी, और अगर थी तो क्यों वह फाइल में नहीं थी। उन्होंने आरोप या दोषियों के बारे में बात नहीं की, सिर्फ जवाब खोजने के बारे में। प्रिया के उस रात जाने से पहले आलोक ने उन्हें एक बार फिर रोका। उन्होंने कहा कि 2 साल से वे इस यकीन में जी रहे थे कि उनकी जिंदगी उनकी अपनी गलती के कारण खत्म हो गई थी, कि शायद ऐसा ही था, पर उन्हें यकीन करना था। उन्होंने कहा कि उन्हें सुनने के लिए धन्यवाद, बिना जज किए। प्रिया ने जवाब दिया कि कभी कभी सबसे मुश्किल सच नहीं होता, बल्कि उसे देखने की हिम्मत करना होता है। उन्होंने उन्हें खामोशी से देखा, जैसे वे अपनी आया से ज्यादा कुछ और देख रहे हों। और जैसे ही घर फिर से शांत हुआ, दुर्घटना के बारे में वह स्वीकारोक्ति एक दबी हुई याद से हटकर एक संदेह की शुरुआत बन गई, जो सब कुछ बदल सकती थी। जिस दिन से आलोक ने दुर्घटना के कागजात की जांच शुरू की, वैलेरी ने प्रिया के साथ अपने व्यवहार को पूरी तरह से बदल दिया। अब वह सिर्फ ठंडी निगाहें या शिष्टाचार के बहाने वाले ताने नहीं थे। अब कुछ और सीधा, ज्यादा स्पष्ट था। वे उन्हें एक खतरा मानती थीं, और प्रिया को यह हर बार महसूस होता था जब उनकी निगाहें गलियारे में मिलतीं। एक सुबह जैसे ही वे घर पहुंची, उन्होंने महसूस किया कि माहौल अजीब था। कुक उनसे नजरें चुरा रही थी।
और प्रवेश द्वार पर गार्ड हमेशा से ज्यादा गंभीर था। जब वे स्टडी में घुसी तो आलोक वहां नहीं थे। उनकी जगह वैलेरी थीं, मेज पर बैठकर कुछ दस्तावेज देख रही थीं। उन्होंने प्रिया के दरवाजे पर दिखने पर धीरे धीरे सिर उठाया। उन्होंने उन्हें बंद करने को कहा। उनकी आवाज सीधी थी, पहले की झूठी मिठास के बिना। उन्होंने कहा कि ऑफिस से कुछ महत्वपूर्ण कागजात गायब हो गए थे और वे घर में अकेली नहीं थीं। प्रिया को महसूस हुआ कि उनका दिल जोर से धड़क रहा है। वे समझ नहीं पाईं कि वे किस बारे में बात कर रही हैं। उन्होंने पूछा कि कौन से दस्तावेज थे। वैलेरी ने जवाब दिया कि वे हाल के निवेश से जुड़े अनुबंध थे और आलोक ने उन्हें कल मांगा था। उनके अनुसार स्टडी में कोई और नहीं आया था। आरोप स्पष्ट था, भले ही उन्होंने सीधे तौर पर उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। प्रिया ने तुरंत इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं छुआ था जिसकी उन्हें अनुमति नहीं थी। वैलेरी ने हाथ बांध लिए और कहा कि चीजें मेल नहीं खा रही थीं। ठीक उसी समय आलोक स्टडी में आए। उन्होंने तनाव देखा। तुरंत पूछा कि क्या हुआ। वैलेरी ने प्रिया के कुछ कहने से पहले बोलना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि दस्तावेज गायब थे और जिम्मेदारी के तौर पर उन्हें जांच करनी चाहिए कि किसने पहुंच हासिल की थी। वे बोलते समय प्रिया को देख रही थी। आलोक की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने पूछा कि कौन से दस्तावेज थे। वैलेरी ने अनुबंधों का जिक्र किया। आलोक 1 सेकंड के लिए खामोश हो गए और फिर कहा कि उन्होंने खुद कल रात उन्हें दूसरी डिजिटल फोल्डर में ले जाया था। खामोशी भारी थी। वैलेरी चौंककर पलकें झपकाईं। उन्होंने संयम बनाए रखने की कोशिश की और कहा कि शायद कोई गलतफहमी हुई थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोप लगाया जा चुका था। प्रिया ने राहत और गुस्से का मिश्रण महसूस किया, गलती के लिए नहीं बल्कि इरादे के लिए। आलोक ने वैलेरी को ऐसे देखा जो दयालु नहीं था। उन्होंने कहा कि किसी पर आरोप लगाने से पहले उन्हें यकीन होना चाहिए। वैलेरी ने जवाब दिया कि वे सिर्फ कंपनी के हितों की रक्षा कर रही थीं। फिर वे तेजी से स्टडी से बाहर निकल गईं। जब वे अकेले रह गए, आलोक ने प्रिया को खामोशी से देखा। उन्होंने उनसे ईमानदारी से बोलने को कहा कि अगर उन्हें किसी भी समय स्थिति असहज लगे तो उन्हें बता दें। प्रिया ने गहरी सांस ली। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें असहज लग रहा था, पर काम की वजह से नहीं, बल्कि वैलेरी के उनके साथ व्यवहार के तरीके से। उन्होंने कहा कि वे पारिवारिक समस्याओं में पड़ने के लिए नहीं थीं, पर वे अनुचित आरोपों को स्वीकार भी नहीं करेंगी। आलोक ने धीरे धीरे सिर हिलाया। पहली बार उन्हें लगा कि शायद दबाव सिर्फ उन पर ही नहीं पड़ रहा था। उस दोपहर स्थिति और खराब हो गई। वैलेरी रौनक के साथ लौटी और उन्होंने आलोक के साथ एक निजी मीटिंग की मांग की। उन्होंने जोर दिया कि प्रिया की उपस्थिति से ध्यान भटक रहा है और संघर्ष पैदा हो रहा है। रौनक ने कहा कि उनके आने के बाद से आलोक ज्यादा संदिग्ध हो गए थे और इससे कंपनी की स्थिरता प्रभावित हो रही थी। आलोक बिना टोके सुन रहे थे। वैलेरी और आगे बढ़ गईं। उन्होंने सुझाव दिया कि शायद प्रिया उनके फैसलों को प्रभावित कर रही थीं। जहां वे नहीं जानती थीं वहां संदेह बो रही थीं। यह सीधा हमला था। जब प्रिया को स्टडी में बुलाया गया तो वे जानती थीं कि कुछ बड़ा हो रहा है। वे सीधे खड़ी होकर अंदर आईं, भले ही अंदर से उन्हें डर लग रहा था। रौनक पहले बोले। उन्होंने कहा कि सबकी भलाई के लिए सबसे अच्छा होगा कि वे कोई और नौकरी ढूंढ लें, कि कंपनी उन्हें तुरंत जाने पर मुआवजा दे सकती है। प्रिया ने आलोक को देखा। वे शुरू में कुछ नहीं बोले। वैलेरी ने खामोशी का फायदा उठाकर बात को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि घर को शांति की जरूरत है, शक की नहीं। प्रिया को लगा कि उनका गला बंद हो रहा है, पर वे रोएंगी नहीं। उन्होंने वहां समझाया कि उन्होंने कभी काम से छुट्टी नहीं ली, कि वे हमेशा पारदर्शी रहीं और अगर वे उन्हें निकालना चाहते हैं तो वे इसे स्वीकार करेंगी, पर झूठे आरोपों के तहत नहीं। आलोक ने चर्चा रोकने के लिए हाथ उठाया। उनकी आवाज स्पष्ट थी। उन्होंने कहा कि उनके घर में कौन काम करेगा यह सिर्फ उनका फैसला था। उन्होंने सीधे रौनक और वैलेरी को देखा। उन्होंने कहा कि प्रिया कहीं नहीं जा रही हैं। खामोशी भारी थी। वैलेरी ने जवाब देने की कोशिश की, पर आलोक ने उन्हें नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई संदेह पैदा कर रहा है तो वह व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ अपना काम कर रहा है। रौनक ने होंठ भींच लिए और वैलेरी का हाथ पकड़कर स्टडी से बाहर निकल गए, इससे पहले कि चर्चा बढ़े। जब दरवाजा बंद हुआ, प्रिया ने रोकी हुई सांस छोड़ी। आलोक थके हुए कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने उनसे इसके लिए माफी मांगी कि उन्हें इसमें डालना पड़ा। उन्होंने सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि वे समझती हैं कि स्थिति जटिल थी, पर अंदर कुछ बदल गया था। वे अब सिर्फ वह आया नहीं थीं जिसे नौकरी की जरूरत थी। अब वे एक ऐसी लड़ाई के बीच में थीं जिसे उन्होंने नहीं चाहा था। उस रात घर से निकलते समय उन्होंने देखा कि गार्ड फिर से उनसे नजरें चुरा रहा था। वे जानती थीं कि अफवाहें फैल चुकी हैं। वैलेरी चुप नहीं बैठेंगी, और भले ही आलोक ने उनका बचाव किया हो, इससे तनाव ही बढ़ रहा था।
जैसे ही वे बस स्टॉप की ओर बढ़ीं, प्रिया ने अपने बच्चों के बारे में सोचा और क्या दांव पर लगा था। वे जानती थीं कि सबसे आसान रास्ता चले जाना होगा, पर वे यह भी जानती थीं कि अगर वे अभी चली गईं तो वे आलोक को किसी ऐसी चीज में अकेला छोड़ देंगी जो स्पष्ट रूप से ठीक नहीं थी। और पहली बार जब से उन्होंने काम स्वीकार किया था, उन्होंने समझा कि रुकना सिर्फ आर्थिक जरूरत नहीं था, यह एक ऐसा फैसला था जो सभी के जीवन को बदल सकता था। मीटिंग के बाद जिसमें आलोक ने स्पष्ट कर दिया कि प्रिया नहीं जा रही हैं, घर पूरी तरह से बदल गया। यह सामने से दिखने वाला बदलाव नहीं था, पर हवा में महसूस हो रहा था। कर्मचारी उनके पास से गुजरते समय और धीमी आवाज में बात करते थे। वैलेरी अब बिना दस्तक दिए स्टडी में नहीं आती थी, पर जब भी आती उनकी नजर प्रिया पर सीधी होती, बिना अस्वीकृति को छिपाने की कोशिश किए। आलोक इसके विपरीत पहले से ज्यादा दृढ़ लग रहे थे। उसी सुबह उन्होंने पिछले 2 सालों में हस्ताक्षरित सभी अनुबंध लाने को कहा। वे एक एक करके उन्हें देखना चाहते थे। प्रिया ने डेस्क को पहले जैसा कभी नहीं व्यवस्थित किया था। उन्होंने दस्तावेजों को तारीख, निवेश के प्रकार, शामिल कंपनी के अनुसार अलग किया। वे खामोशी से काम कर रहे थे, पर यह पहले हफ्तों की खामोशी से अलग थी। अब एक साझा लक्ष्य था। उस समीक्षा के बीच आलोक ने कुछ ऐसा पाया जिसने उन्हें रोक दिया। एक डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अधिकृत भुगतानों की एक श्रृंखला उन तारीखों पर जब वे अस्पताल में थे, अभी भी शक्तिशाली शामक दवाओं के प्रभाव में थे। उन्होंने स्क्रीन को बार बार देखा, जैसे वे उम्मीद कर रहे हों कि वह अपने आप बदल जाएगी। उन्होंने तुरंत मीरा को फोन किया। उन्होंने पुष्टि की कि उन तारीखों पर वे मुश्किल से होश में थे। इसने एक स्पष्ट अलार्म बजा दिया। प्रिया ने महसूस किया कि उनका पेट बंद हो रहा है। यह सिर्फ हल्का संदेह नहीं था, यह कुछ और गंभीर था। आलोक ने सिस्टम विभाग को यह जांचने के लिए फोन करने को कहा कि वे प्राधिकरण किन डिवाइसों से किए गए थे। जवाब घंटों बाद आया। संचालन ऑफिस से किए गए थे, उनके घर से या अस्पताल से नहीं। आलोक का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने आवाज नहीं उठाई, कुछ नहीं मारा। वह खामोशी किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा परेशान करने वाली थी। उस दोपहर वैलेरी फिर से प्रकट हुई। इस बार उनका लहजा ज्यादा गणनात्मक था। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है कि वे डिजिटल हस्ताक्षर की जांच कर रहे थे और शायद यह एक तकनीकी त्रुटि थी। आलोक ने उन्हें बोलने दिया। जब वे समाप्त हुईं तो उन्होंने एक प्राधिकरण की तारीख और सटीक समय दिखाया। उन्होंने सीधे पूछा कि ऑफिस में उनकी ई हस्ताक्षर तक किसकी पहुंच थी। वैलेरी ने जवाब देने से पहले बस एक सेकंड हिचकिचाई कि रौनक और वित्त विभाग। आलोक ने उनकी नजर को सामान्य से ज्यादा देर तक पकड़ा। उन्होंने कहा कि वे एक स्वतंत्र ऑडिट का अनुरोध करेंगे। वह शब्द एक बम की तरह गिरा। वैलेरी ने उन्हें समझाने की खालकतंत्र कोशिश की। उन्होंने कहा कि इससे साझेदारों को एक नकारात्मक संदेश जाएगा, इससे अविश्वास पैदा होगा, पर आलोक अब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जब वैलेरी ने दरवाजा जरूरत से ज्यादा जोर से बंद किया, प्रिया डेस्क के सामने खड़ी रहीं। वे नहीं जानती थीं कि क्या कहें या न कहें। आलोक ने खामोशी तोड़ी। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने उस दिन फाइलों की जांच करने पर जोर नहीं दिया होता तो शायद उन्हें कभी कुछ पता नहीं चलता। प्रिया ने सिर हिलाया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि जांच करने का फैसला उनका था। उन्होंने उन्हें ऐसे देखा जिसमें सम्मान और कुछ और कोमल मिश्रण था। उस रात जब वे अंतिम दस्तावेज व्यवस्थित कर रहे थे, आलोक ने पहली बार कुछ व्यक्तिगत पूछा। उन्होंने पूछा कि उन्होंने अपने पति की मृत्यु का सामना कैसे किया था। सवाल ने उन्हें चौंका दिया। प्रिया को जवाब देने में कुछ सेकंड लगे। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें बिस्तर से उठना भी नहीं आता था, कि उन्हें गुस्सा, अपराधबोध और डर एक साथ महसूस होता था, पर उनके बच्चे हर दिन उन्हें देख रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि वे चलती रहें। इसने उन्हें चलने के लिए मजबूर किया, भले ही उनके पास ताकत न हो। आलोक खामोशी से सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि उनके बच्चे नहीं थे जो उन्हें ऐसे देखते हों, कि शायद इसीलिए उन्होंने खुद को इतने लंबे समय तक फंसे रहने दिया। प्रिया ने जवाब दिया कि यह बच्चों के होने का सवाल नहीं है, बल्कि खुद के लिए उठने का फैसला करने का है। वह टिप्पणी कोई सबक नहीं थी, बल्कि एक सरल सच्चाई थी। उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया। अगले दिन ऑडिट की पहली प्रारंभिक रिपोर्ट आई। इसमें कई लेन देन में महत्वपूर्ण अनियमितताओं की पुष्टि हुई। कुछ ट्रांसफर अज्ञात कंपनियों से जुड़े थे। आलोक ने हर पंक्ति को ध्यान से पढ़ा, कई मिनट तक कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने रौनक को अगले दिन बुलाने को कहा। तनाव घर के कर्मचारियों में भी महसूस हो रहा था। मीरा घबरा रही थीं। वे इधर उधर घूम रही थीं, यह न जानते हुए कि कैसे अपने ही पति के अवैध काम में शामिल होने की संभावना का सामना करें। प्रिया अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए किनारे रहीं, पर वे जानती थीं कि वे एक ऐसे तूफान के बीच में थीं जो अभी शुरू हुआ था। उस रात
जब उन्होंने आलोक को उनके कमरे में ले जाने में मदद की तो उन्होंने उनके बाहर निकलने से पहले रोका। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी बैठक में हो, वे चाहते थे कि वे जान लें कि वे उन पर भरोसा करते हैं, कि वे उन्हें फिर से बिना सबूत के निशाना बनाने नहीं देंगे। प्रिया ने गले में एक गांठ महसूस की। उन्होंने लंबे शब्दों में जवाब नहीं दिया, बस धन्यवाद कहा और बाहर चली गईं। दरवाजा बंद करने के बाद उन्होंने दीवार पर पीठ टिका ली। उन्हें एहसास हुआ कि बिना चाहे वे उस आदमी के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बन गई थीं, जो शुरुआत में उन्हें गुस्से से देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाता था। और अब ऑडिट मेज पर और पारिवारिक टकराव के फटने के कगार पर आलोक के विश्वास का यह इशारा सिर्फ एक दयालु इशारा नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट घोषणा थी कि अब वे अकेले नहीं थे इस लड़ाई में। अगली सुबह ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद घर में एक भारी खामोशी के साथ शुरुआत हुई। आलोक नाश्ते के दौरान मुश्किल से बोले। उनकी निगाहें एक ऐसी जगह पर टिकी थीं जो वहां नहीं थी, जैसे कि वे अपने दिमाग में हर संख्या को दोहरा रहे हों। प्रिया ने देखा कि बाहरी शांति के बावजूद अंदर वे एक लड़ाई लड़ रहे थे। रौनक के साथ मीटिंग कुछ घंटों में होनी थी, पर उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फिजियोथेरेपिस्ट समय पर आ गए। पिछले हफ्तों की तरह हर मंगलवार और गुरुवार को ये सेशन छोटे और तनावपूर्ण होते थे। आलोक आधे में ही कैंसिल कर देते थे या नए व्यायाम करने से मना कर देते थे, पर वह दिन अलग था। जब थेरेपिस्ट ने पूछा कि क्या वे वही सामान्य काम करेंगे, तो आलोक ने जवाब दिया कि वे कुछ ज्यादा मांग वाला आजमाना चाहते थे। प्रिया ने हैरानी से ऊपर देखा। थेरेपिस्ट ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर समझाया कि वे धड़ को मजबूत करने और संतुलन में सुधार करने के लिए व्यायाम आजमा सकते हैं। उन्होंने चमत्कारों का वादा नहीं किया, पर छोटे छोटे सुधारों का वादा किया अगर वे लगातार रहें। आलोक ने बिना ताने के सिर हिलाया। सेशन बुनियादी हरकतों से शुरू हुआ। प्रिया मदद के लिए तैयार होकर एक तरफ खड़ी हो गईं। आलोक के चेहरे पर मेहनत दिख रही थी। हर दोहराव उन्हें मुश्किल लग रहा था। उनके माथे पर पसीना आ गया, पर उन्होंने रुकने को नहीं कहा। एक पल में थेरेपिस्ट ने कुछ सेकंड के लिए सहारा लेकर खड़े होने का सुझाव दिया, विशेष समानांतर बार पर, जिन्हें कुछ हफ्ते पहले स्थापित किया गया था और जिनका शायद ही कभी इस्तेमाल होता था। आलोक ने बारों को ऐसे देखा जैसे वे एक व्यक्तिगत चुनौती हों। प्रिया ने पेट में एक गांठ महसूस की। वे जानती थीं कि यह कोशिश निराशा में खत्म हो सकती है। थेरेपिस्ट और उनकी मदद से आलोक स्थिति में आ गए। उन्होंने बारों को जोर से पकड़ा। थेरेपिस्ट ने 3 तक गिना और सहारे के साथ आलोक ने अपने शरीर का वजन थोड़ा ऊपर उठाया। वे पूरी तरह से खड़े नहीं थे, पर पूरी तरह से बैठे भी नहीं थे। यह बस 1 सेकंड था, फिर दूसरा। उनकी बाहें कांप रही थीं। प्रिया ने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने घर आने के बाद से कभी नहीं देखा था। बिना गुस्से के दृढ़ संकल्प। जब वे फिर से बैठ गए तो उन्होंने हांफते हुए सांस ली। उन्होंने मुस्कुराया नहीं, पर न ही उन्होंने कोशिश को कोसा। उन्होंने इसे दोहराने को कहा। उन्होंने इसे कई बार और आजमाया। वे ज्यादा देर तक खुद को नहीं रोक पाए, पर हर कोशिश एक छोटा सुधार थी। सेशन खत्म होने पर थेरेपिस्ट ने कहा कि अगर वे ऐसे ही चलते रहे तो वे एक ज्यादा गहन कार्यक्रम के साथ काम कर सकते हैं। आलोक ने थके हुए पर केंद्रित होकर सिर हिलाया। वह फैसला संयोग से नहीं था। प्रिया जानती थी, कंपनी की समीक्षा, दुर्घटना पर संदेह, किसी करीबी के संभावित विश्वासघात, यह सब उनके अंदर कुछ हिला रहा था। यह ऐसा था जैसे अपने जीवन पर नियंत्रण वापस लेना सिर्फ पैसे या कागजात के बारे में नहीं था, बल्कि उनके अपने शरीर के बारे में था। थेरेपी के बाद आलोक ने अकेले प्रिया के साथ कुछ मिनट मांगे। उन्होंने उनसे कहा कि 2 साल से उन्होंने खुद को यकीन दिला लिया था कि फिर से चलने की कोशिश करना समय बर्बाद करना था, कि वे कंपनी पर ध्यान देना पसंद करते थे क्योंकि कम से कम वहां उन्हें लगता था कि वे कुछ जीत सकते हैं। पर अब वे समझ गए थे कि अगर वे जो खोज रहे थे उसका सामना करना चाहते थे तो उन्हें हर तरह से मजबूत रहने की जरूरत थी। प्रिया ने ध्यान से सुना। उन्होंने यह नहीं कहा कि सब कुछ आसान होगा, बस कहा कि छोटे सुधार भी मायने रखते हैं। बाद में रौनक मीटिंग के लिए आए। तनाव दरवाजा पार करते ही स्पष्ट था। आलोक ने उन्हें स्टडी में रिसेप्शन पर ऑडिट रिपोर्ट डेस्क पर रखकर प्राप्त किया। प्रिया कागजात व्यवस्थित करते हुए पास रहीं, पर हस्तक्षेप नहीं किया। बातचीत औपचारिक रूप से शुरू हुई, पर जल्दी ही सीधी हो गई। आलोक ने अनियमितताओं ई हस्ताक्षर शैल कंपनियों को दिखाया। रौनक ने हर बिंदु की व्याख्या करने की कोशिश की, पर उनके जवाब उतने सुरक्षित नहीं थे जितने पहले थे। जब आलोक ने स्पष्टीकरण न होने पर औपचारिक शिकायत की संभावना का उल्लेख किया, तो रौनक पहली बार अपना संतुलन खो बैठे। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह सब कंपनी की रक्षा के लिए सोचा था जब वे अक्षम थे। उस शब्द ने कुछ जगा दिया। खामोशी भारी थी। आलोक ने उन्हें बताया
कि व्हीलचेयर पर होना खेल से बाहर होना नहीं था, कि उन्होंने उन्हें सीधे प्राधिकरण के बिना हस्ताक्षर का उपयोग करने की अनुमति कभी नहीं दी थी। रौनक ने उनसे नजरें चुराईं। मीटिंग बिना किसी स्पष्ट समाधान के समाप्त हुई, पर एक कड़ी चेतावनी के साथ। आलोक ने सभी खातों तक पूर्ण पहुंच मांगी और घोषणा की कि ऑडिट अंत तक जारी रहेगा। जब रौनक गए तो घर एक असहज खामोशी में डूब गया। मीरा तबाह थीं। वे नहीं चाहती थीं कि उनका पति ऐसी रेखा पार कर सके। प्रिया अपनी जगह से समझ रही थीं कि संघर्ष अभी शुरू हुआ था। उस दोपहर उम्मीद के विपरीत आलोक ने सुबह के कुछ व्यायाम दोहराने को कहा, भले ही थेरेपिस्ट के बिना। प्रिया ने उन्हें बारों के सामने खड़ा होने में मदद की। इस बार वे पहले से 1 सेकंड ज्यादा टिके रहे। यह न्यूनतम था, दूर से देखने वाले के लिए लगभग अगोचर, पर उनके लिए इसका मतलब बहुत कुछ था। जब वे फिर से बैठ गए तो उनकी सांसें कांप रही थीं। प्रिया उनके सामने झुक गईं ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि वे ठीक हैं। उनकी निगाहें एक ही ऊंचाई पर मिलीं। कोई बड़े शब्द नहीं थे, बस एक साझा निश्चितता। वे सच में लड़ना शुरू कर चुके थे, न सिर्फ आसपास के विश्वासघात के खिलाफ, बल्कि उस विचार के खिलाफ कि उनका जीवन उस रात बारिश के नीचे खत्म हो गया था। और जैसे ही सूरज घर की खिड़कियों के पीछे ढलने लगा, आलोक अब वह आदमी नहीं लग रहा था जो सब कुछ अपने आप हल होने की उम्मीद कर रहा था। अब वे वह हासिल करने के लिए दृढ़ थे जो उन्हें लगा कि उनसे छीन लिया गया था, कदम दर कदम। भले ही हर कदम अभी भी बारों और उस ताकत पर निर्भर था जो मुश्किल से वापस आ रही थी। आलोक में बदलाव न सिर्फ कंपनी या थेरेपी में दिख रहा था, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी दिखने लगा था जो पहले मौजूद नहीं थीं। एक दोपहर जब प्रिया घर जाने के लिए अपनी चीजें व्यवस्थित कर रही थीं, तो उन्हें पड़ोसन से फोन आया जो माधव और सोफिया की देखभाल कर रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें एक पारिवारिक आपात स्थिति थी और वे उस रात बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएंगी। प्रिया को महसूस हुआ कि जमीन उनके पैरों तले खिसक गई। वे किसी और को फोन नहीं कर सकती थीं। उन्होंने दरवाजा खटखटाने से पहले कुछ सेकंड हिचकिचाया। आलोक ने ऊपर देखा जब वे अंदर आईं। उन्होंने तुरंत कुछ गड़बड़ देखी। प्रिया ने स्थिति जल्दी से, लगभग शर्मिंदा होकर समझाई। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हुई तो वे तुरंत चली जाएंगी, पर शायद अगले दिन उन्हें एक स्थायी समाधान खोजना होगा। आलोक ने खामोशी से सुना। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने उन्हें अवाक कर दिया। उन्होंने कहा कि वे बच्चों को उस शाम घर ले आ सकती हैं। प्रिया ने हैरानी से आंखें खोलीं। उन्होंने कहने की कोशिश की कि वे असुविधा नहीं चाहती, कि यह पेशेवर नहीं है चीजों को मिलाना, पर आलोक ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि घर काफी बड़ा था और उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में वे लंबे समय से देख रही थीं कि वे हमेशा बिना पीछे देखे भागती रहती हैं, जैसे उनका जीवन एक लगातार दौड़ थी। उस रात माधव और सोफिया ने डर और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ घर की बाउंड्री पार की। माधव 9 साल का, बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था। सोफिया 6 साल की, अपनी मां का हाथ पकड़े हुए थी। आलोक ने उनका स्वागत किया। वे अपनी व्हील चेयर पर थे, पहले से ज्यादा सीधी मुद्रा में। प्रिया तनाव में थीं, किसी भी असहज टिप्पणी के लिए तैयार, पर वह नहीं आई। आलोक ने उनके नाम पूछे और उन्हें घर के पीछे के बड़े बगीचे की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि वे वहां खेल सकते हैं जब तक कि वे किसी वयस्क के बिना पूल के पास न दौड़े। माधव ने जगह को ऐसे देखा जैसे वह एक निजी पार्क हो। सोफिया ने आखिरकार हाथ छोड़ा और घास की ओर दौड़ पड़ी। बच्चों की हंसी ने घर को ऐसे भर दिया जैसे बहुत समय से नहीं सुना गया था। आलोक उन्हें छत से देख रहे थे। शुरुआत में वे असहज लग रहे थे, जैसे उन्हें पता न हो कि हाथ कहां रखें। पर जब माधव एक गेंद के साथ पास आया और पूछा कि क्या वे फुटबॉल खेलना जानते हैं, तो उनके चेहरे पर कुछ बदल गया। आलोक ने छोटी सी हंसी हंसी और कहा कि वे पहले काफी बुरी तरह खेलते थे। माधव ने जोर दिया कि वे बैठे हुए गोलकीपर बन सकते हैं। प्रिया ने सांस रोकी। डर था कि आलोक को अपमान महसूस होगा, पर वे मान गए। वे कुछ गमलों से बनी एक छोटी सी गोल पोस्ट के सामने खड़े हो गए। माधव धीरे धीरे किक मार रहा था और आलोक गेंद को हाथों से रोकने की कोशिश कर रहे थे। यह एक परफेक्ट खेल नहीं था, पर यह वास्तविक था। सोफिया बाद में शामिल हो गईं। हर गोल का ऐसे जश्न मना रही थीं जैसे वह फाइनल हो। प्रिया दूर से राहत और कुछ ज्यादा गहरे का मिश्रण देख रही थीं जिसे वे नाम नहीं दे सकती थीं। यह दृश्य किसी की मूल योजना का हिस्सा नहीं लग रहा था। बाद में जब बच्चे किचन में डिनर कर रहे थे, आलोक ने प्रिया से उनके पति के बारे में पूछा। उन्होंने 1 सेकंड हिचकिचाया, पर जवाब देने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि राजीव मैकेनिक थे। वे हमेशा अपना खुद का वर्कशॉप खोलने का सपना देखते थे। जिस एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई थी, वह एक छोटी सड़क पर तेजी से हुआ था। आलोक ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कोई भी अनुचित सवाल नहीं पूछा,
बस कहा कि वे समझते हैं कि जीवन एक सेकंड में कैसे बदल जाता है। वह वाक्य उन दोनों के बीच तैरता रहा, अलग अलग अनुभवों से भरा पर समान रूप से दर्दनाक। जब सोने का समय हुआ, प्रिया ने अपने घर लौटने के बारे में सोचा, पर आलोक ने मेहमानों के कमरों में से एक में रुकने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि देर हो चुकी थी और वे रात में यात्रा नहीं करना चाहते थे। प्रिया ने कृतज्ञता से स्वीकार किया। उस रात बच्चों के सो जाने के बाद प्रिया गलियारे में निकली और आलोक को अंधेरे बगीचे की ओर देखते हुए पाया। वे उनके पास गईं और उन्हें रुकने देने के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने जवाब दिया कि नए आवाजों से घर अलग लग रहा था, ज्यादा जीवित। उन्होंने स्वीकार किया कि वे भूल गए थे कि बच्चे की हंसी कैसी लगती है। प्रिया ने उन्हें खामोशी से देखा। यह कोई नाटकीय स्वीकारोक्ति नहीं थी, पर ईमानदार थी। अगले दिन माधव जल्दी नीचे आया और स्टडी में आलोक को पाया। बिना डरे उसने कंपनी के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया कि बड़ी इमारतें कैसे बनती हैं। आलोक ने धैर्य से जवाब दिया। उन्होंने एक शीट पर ड्राइंग बनाते हुए सरल बातें समझाईं। प्रिया दरवाजे से इस दृश्य को देख रही थी जिसकी उन्होंने हफ्तों पहले कभी कल्पना नहीं की थी। आलोक न केवल उनके साथ ज्यादा खुले थे, बल्कि दुनिया के साथ भी जो वे साथ लाती थी। यह साथ रहना कुछ दिनों तक दोहराया जाने लगा, हमेशा नहीं, पर इतना कि यह स्वाभाविक हो गया। बच्चों ने उन्हें व्हीलचेयर पर बैठे गंभीर आदमी के रूप में देखना बंद कर दिया और उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया जो कहानियां सुना सकता था, भले ही वे छोटी हों। आलोक कभी कभी स्कूल से निकलने के समय से मेल खाने के लिए अपने शेड्यूल को समायोजित करने लगे। यह पूछने लगे कि उनका दिन कैसा बीता। यह कोई अतिरंजित बदलाव नहीं था। उनके पास अभी भी तनाव के पल थे। वे अभी भी ऑडिट और रौनक के साथ टकराव से निपट रहे थे। पर उन सब के बीच माधव और सोफिया की उपस्थिति ने एक ऐसी जगह खोली थी जो पहले मौजूद नहीं थी। और प्रिया ने यह देखा, न केवल इसलिए कि वे थोड़ा ज्यादा मुस्कुराते थे, बल्कि इसलिए कि वे अनजाने में भविष्य के बारे में बात करने लगे थे। एक दिन उन्होंने उल्लेख किया कि अगर वे कंपनी को स्थिर करने में कामयाब हो जाते हैं तो वे ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते थे जो कामकाजी परिवारों की मदद करें। माधव ने सुना और कहा कि वह इंजीनियर बनना चाहता है। आलोक ने जवाब दिया कि फिर उसे बहुत पढ़ाई करनी होगी। उस सरल बातचीत ने कुछ स्पष्ट कर दिया जो उन वयस्कों में से किसी ने जोर से नहीं कहा था। आलोक अब एक ऐसे आदमी की तरह बात नहीं कर रहे थे जिसने हार मान ली हो और खुद को बंद कर लिया हो। वे ऐसे आदमी की तरह बात कर रहे थे जिसने बाहर सोचना शुरू कर दिया था। और उस नई छवि में प्रिया का परिवार अब सिर्फ एक अस्थायी विजिटर नहीं था, बल्कि दृश्य का हिस्सा था। माधव और सोफिया की उपस्थिति घर में ज्यादा बार होने लगी और यह वैलेरी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। भले ही वे इसे छिपाने की कोशिश करतीं, जब वे लिविंग रूम या बगीचे में मिलतीं, उनकी बेचैनी स्पष्ट थी। एक दोपहर वे बिना बताए आईं, ठीक उसी समय जब आलोक गहन थेरेपी सेशन में थे। पिछले हफ्तों से व्यायाम का स्तर बढ़ाया गया था। अब वे सिर्फ बारों पर छोटे प्रयास नहीं थे, अब वे समर्थन के साथ पैरों की ताकत और ज्यादा मांग वाले संतुलन व्यायाम पर काम कर रहे थे। उस दिन वे केंद्रित थे, पसीना बहा रहे थे, सामान्य से ज्यादा सेकंड खुद को रोकने के लिए दांत भींच रहे थे। प्रिया एक तरफ खड़ी थीं, हर हरकत पर ध्यान दे रही थीं। अगर वे संतुलन खो देतीं तो उन्हें पकड़ने के लिए तैयार थीं। फिजियोथेरेपिस्ट जोर से गिन रहा था, 3 सेकंड, 4, 5। यह उनका अब तक का सबसे अच्छा प्रयास था। जब वे थक गए पर संतुष्ट होकर बैठ गए, वैलेरी दरवाजे से ताली बजा रही थी। यह कोई सच्ची ताली नहीं थी, यह वेश में एक उपहास था। उन्होंने कहा कि इतना प्रयास सराहनीय है, पर शायद वे ऐसी चीज पर ज्यादा जोर दे रही थीं जिसे डॉक्टरों ने पहले ही असंभव माना था। टिप्पणी भारी पड़ी। आलोक ने उन्हें ठंडक से देखा। उन्होंने कहा कि वे सेशन में दखल न दें। वैलेरी मुस्कुराईं और कहा कि वे सिर्फ उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रही थी। फिर उन्होंने उनसे अकेले में बात करने को कहा। प्रिया को एक बुरा एहसास हुआ। मिनटों बाद वैलेरी की आवाज स्टडी में उम्मीद से ज्यादा ऊंची सुनाई दे रही थी। सब शब्द समझ नहीं आ रहे थे, पर स्वर समझ आ रहा था। वे जोखिम, स्थिरता, जिम्मेदार फैसलों के बारे में बात कर रही थीं। जब वे बाहर निकलीं तो वे प्रिया के पास से गुजरीं बिना उन्हें देखे, पर बुदबुदाया कि परफेक्ट परिवार का खेल खेलने से सच्चाई नहीं बदलती। वह टिप्पणी उनके दिमाग में अटक गई। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी अलार्म बजा दिए। फिजियोथेरेपिस्ट ने सेशन रद्द करने के लिए फोन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सीधे मेडिकल परिवार का सिफारिश पर अस्थायी रूप से उपचार निलंबित करने के निर्देश मिले थे। आलोक भ्रमित हो गए। उन्हें कोई नई सिफारिश नहीं मिली थी। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। तो किसने दिया? जवाब खुद ही आ गया।
जब थेरेपिस्ट ने बताया कि कॉल कंपनी के ऑफिस से आया था, जिसे प्रशासनिक प्राधिकरण के साथ हस्ताक्षरित किया गया था, आलोक ने महसूस किया कि उनका खून खौल रहा है। उन्होंने उस बार चिल्लाया नहीं, नहीं। उनकी आवाज सीधी निकली जब उन्होंने उस नंबर को पास करने को कहा जिससे फोन आया था। वह वही ऑफिस था जहां रौनक काम करते थे और जहां वैलेरी अपना ज्यादातर दिन बिताती थीं। प्रिया उस कॉल के समय मौजूद थीं। रौनक ने हैरानी का दिखावा करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ आलोक के हालिया तनाव के बारे में चिंतित थे कि उन्होंने सोचा कि गति कम करना सबसे अच्छा होगा। आलोक ने स्पष्ट कर दिया कि किसी को भी उनके बिना उनकी चिकित्सा पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अलविदा कहे बिना फोन काट दिया। घर फिर से तनाव से भर गया। उसी दोपहर वैलेरी फिर से आईं, इस बार बिना मुस्कान के। आलोक ने उन्हें बातचीत शुरू करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने सीधे पूछा कि क्या उन्होंने थेरेपी रद्द करने का आदेश दिया था। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, उन्होंने उनके कल्याण के लिए ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि वे उन्हें बहुत ज्यादा जुनूनी देख रही थीं जब उन्हें अपनी हकीकत स्वीकार करनी चाहिए थी। वह टिप्पणी निर्णायक थी। आलोक ने जवाब दिया कि उनकी हकीकत किसी और का मामला नहीं है, कि कोशिश करने या न करने का फैसला उनका अधिकार है। वैलेरी अब बिना मुखौटे के जो वे वास्तव में सोचती थीं उसे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर वे बहुत ज्यादा ठीक हो जाते तो कई फैसले फिर से बदल जाते, कि कंपनी को स्थिरता की जरूरत थी, भावनात्मक आवेग की नहीं। यह स्वीकारोक्ति जितनी वे शायद इरादा रखती थीं उससे कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। प्रिया जो आधे खुले दरवाजे से सुन रही थीं, उन्हें लगा कि सब कुछ फिट हो गया। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह नियंत्रण था। अगर आलोक शारीरिक और मानसिक ताकत वापस पा लेते तो शक्ति पूरी तरह से उनके हाथों में वापस आ जाती। वैलेरी ने इसे नरम करने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। आलोक ने उन्हें हटने को कहा और स्पष्ट कर दिया कि उनकी अनुमति के बिना उनके उपचार में कोई भी हस्तक्षेप कानूनी परिणाम देगा। जब वैलेरी चली गईं, तो घर एक घनी खामोशी में डूब गया। आलोक हाँफ रहे थे, इस बार शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि विश्वासघात से। प्रिया धीरे धीरे स्टडी में आईं। शुरू में कुछ नहीं कहा, बस पास गईं और कुर्सी की पीठ पर हाथ रखा। आलोक ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अब वे समझ गए थे कि उन्होंने न केवल खातों में हेरफेर किया था, बल्कि उन्होंने उन्हें कमजोर रखने की कोशिश भी की थी। वह शब्द तैरता रहा, कमजोर, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि फैसलों में भी। प्रिया ने उन्हें याद दिलाया कि सब कुछ के बावजूद वे आगे बढ़ रहे थे, कि कोई भी उनसे वह नहीं ले सकता था। उसी रात आलोक ने एक दृढ़ फैसला किया। उन्होंने तुरंत चिकित्सा दल को बदलकर खुद चुने हुए डॉक्टर से बदल दिया, बिना मध्यस्थों के। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि ऑडिट को बढ़ाया जाए ताकि उनके नाम पर लिए गए किसी भी व्यक्तिगत निर्णय से संबंधित किसी भी आंदोलन की जांच की जा सके। मीरा तबाह थीं, अपने पति और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बीच फंसी हुई थीं, पर अब संदेह के लिए कोई जगह नहीं बची थी। अगले दिन थेरेपी और भी ज्यादा तीव्रता से फिर से शुरू हुई। आलोक एक ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रहे थे जो जुनून की सीमा पर था, पर इस बार यह गर्व के लिए नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा वापस पाने के लिए था जो उनसे छीन लिया गया था। प्रिया हर कोशिश में उनके साथ थीं। जब वे सहारे के साथ 8 सेकंड तक खड़े रहने में कामयाब हुए तो भावना शांत थी, पर वास्तविक। कोई चिल्लाहट या अतिरंजित तालियां नहीं थीं, बस एक दूसरे की ओर एक नजर थी जो कह रही थी कि उनके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश के बावजूद वे आगे बढ़ रहे थे। और जब वैलेरी दूर से देख रही थीं, यह समझते हुए कि उनकी वसूली को धीमा करने की योजना विफल हो गई थी, लड़ाई अब गुप्त नहीं थी, अब यह खुली थी और कोई भी अछूता नहीं रहेगा। आलोक के वैलेरी का सामना करने के बाद, जिन्होंने उनकी थेरेपी रद्द करने की कोशिश की थी, तनाव अब छिपा हुआ नहीं था। अब सब कुछ सीधा था, निगाहें, खामोशी, कंपनी में बैठ के। यह सिर्फ शक के बारे में नहीं था, बल्कि शक्ति के स्पष्ट आंदोलनों के बारे में था। और उन सब के बीच प्रिया ने उन विवरणों को देखना शुरू कर दिया जो पहले ध्यान में नहीं आए थे। एक दोपहर जब वे आलोक को ऑफिस से लाए गए कुछ पुराने फिजिकल फाइलों को व्यवस्थित करने में मदद कर रही थीं, तो उन्हें एक छोटी सी डब्बी मिली जो दूसरों की तरह लेबल नहीं थी। आलोक ने उन्हें इसे खोलने को कहा। अंदर अनुबंधों की प्रतियां, बीमा रिपोर्टें और दुर्घटना से संबंधित कुछ व्यक्तिगत दस्तावेज थे। उनमें एक लिफाफा था जो खुला और फिर पारदर्शी टेप से फिर से बंद किया हुआ लग रहा था। आलोक की भौहें सिकुड़ गईं। उन्हें पहले यह लिफाफा देखने का याद नहीं था। प्रिया ने सावधानी से उसे खोला। अंदर कार की बीमा की प्रारंभिक रिपोर्ट की एक प्रति थी। यह वह अंतिम रिपोर्ट नहीं थी जिसे उन्होंने पहले ही देख लिया था, बल्कि एक पुरानी, ज्यादा तकनीकी रिपोर्ट थी। आलोक ने उसे खामोशी से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े,
उनका चेहरा बदल गया। उस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि टक्कर से पहले ब्रेक सिस्टम में हाइड्रोलिक खराबी आई थी। यह सीधे तौर पर कारण नहीं बताता था, पर यह संकेत देता था कि हाल के रखरखाव की पर्याप्तता की जांच की जानी चाहिए। आलोक ने धीरे धीरे नजर उठाई। उन्हें याद आया कि दुर्घटना से कुछ हफ्ते पहले रौनक ने उन्हें गाड़ी एक नए वर्कशॉप में ले जाने की सलाह दी थी, एक ऐसा जिसे उन्होंने कहा था कि उनके एक परिचित के कारण कम दरें थीं। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे स्वीकार कर लिया। उन्होंने उस पर कभी दोबारा सवाल नहीं उठाया। प्रिया को लगा कि कमरे में हवा भारी हो गई है। उन्होंने पूछा कि क्या वह विवरण अंतिम रिपोर्ट में दिखाई देता है। आलोक ने सिर हिलाया। आधिकारिक दस्तावेज में जो बीमा को दिया गया था उसमें केवल मौसमी स्थितियां और संभावित ज्यादा रफ्तार का उल्लेख था। यांत्रिक विफलताओं के बारे में कुछ नहीं। इसका मतलब था कि किसी के पास प्रारंभिक रिपोर्ट तक पहुंच थी और उन्होंने तय किया कि वह हिस्सा समापन तक नहीं पहुंचेगा। सवाल अब सिर्फ वित्तीय नहीं था, यह कहीं ज्यादा गहरा था। आलोक ने बीमा कंपनी को तुरंत फोन करने को कहा ताकि वे पुष्टि कर सकें कि क्या वह दस्तावेज समय पर दिया गया था। जवाब स्पष्ट था। प्रारंभिक रिपोर्ट परिवार द्वारा नियुक्त कानूनी प्रतिनिधि को भेजी गई थी जबकि वे अस्पताल में थे। वह प्रतिनिधि रौनक था। उसके बाद की खामोशी लंबी थी। यह सीधा आरोप नहीं था, पर टुकड़े एक परेशान करने वाले तरीके से फिट हो रहे थे। उसी दोपहर प्रिया ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसके बारे में वे दिनों से सोच रही थीं। वे जानती थीं कि वैलेरी उन पर भरोसा नहीं करती और उन्हें एक बाधा मानती हैं। इसलिए उनसे बचने के बजाय उन्होंने सीधे पर शांति से सामना करने का फैसला किया। वे अगले दिन ऑफिस में उन्हें एक सचिव के साथ कागजात देखते हुए मिली। प्रिया ने उनसे अकेले में बात करने को कहा। वैलेरी ने पहल पर आश्चर्यचकित होकर स्वीकार कर लिया। बंद स्टडी में माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। प्रिया ने आवाज नहीं उठाई या आरोप नहीं लगाया, बस पूछा कि उन्होंने आलोक के थेरेपी को रोकने की कोशिश क्यों की और क्यों उनके वास्तविक प्राधिकरण के बिना प्रशासनिक निर्णय लिए गए। वैलेरी ने उन्हें ठंडक से देखा। उन्होंने कहा कि यह उनका काम नहीं था, पर प्रिया पीछे नहीं हटी। उन्होंने दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट के बारे में बताया, ब्रेक में खराबी के बारे में, कि कैसे वह विवरण अंतिम रिपोर्ट में गायब हो गया। पहली बार वैलेरी का हाव भाव एक सेकंड के लिए नियंत्रण से बाहर हो गया। यह न्यूनतम था, पर पर्याप्त था। फिर उन्होंने खुद को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे ऐसी समस्याओं की तलाश कर रही हैं जहां वे नहीं हैं, कि एक दुर्घटना होती है। पर प्रिया वहां बहस करने के लिए नहीं थीं। वे बस उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहती थीं और उन्होंने देखी। जब वे उस ऑफिस से बाहर निकलीं तो वे जानती थीं कि उन्होंने एक संवेदनशील बिंदु को छू लिया है। उस रात आलोक ने उन्हें ध्यान से सुना जब उन्होंने बातचीत बताई। वे हैरान नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसा पुष्टि कर रहे थे जिसका उन्हें पहले से ही शक था। उन्होंने कहा कि अगर वाहन का रखरखाव हेरफेर किया गया था और रिपोर्ट बदली गई थी तो यह सब कुछ बदल देता है, न केवल पैसे या शक्ति के लिए बल्कि इरादे के लिए भी। मीरा को मीटिंग के लिए बुलाया गया। शुरुआत में उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि रौनक अपने ही चचेरे भाई की दुर्घटना से संबंधित जानकारी छिपा सकते थे, पर जब आलोक ने प्रारंभिक रिपोर्ट दिखाई और अंतिम दस्तावेज के साथ अंतर समझाया तो उनका चेहरा बिगड़ गया। उन्हें याद आया कि रौनक ही थे जिन्होंने आलोक के सर्जरी के दौरान सभी औपचारिकताएं संभालने का जोर दिया था। उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने उन पर पूरी तरह भरोसा किया था। अब वह भरोसा नाजुक लग रहा था। रात एक स्पष्ट निर्णय के साथ समाप्त हुई। आलोक दुर्घटना के मामले को खरोंच से जांचने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को नियुक्त करेंगे। वे वित्तीय ऑडिट को भी बढ़ाएंगे ताकि उन कंपनियों के बीच किसी भी संबंध को शामिल किया जा सके जिन्हें वाहन के रखरखाव करने वाले वर्कशॉप से संबंधित पाया गया था। प्रिया सब कुछ अपनी जगह से देख रही थी, यह जानते हुए कि जो एक नौकरी के रूप में शुरू हुआ था वह 2 साल से दबी हुई सच्चाई के केंद्र में बदल गया था। उस रात विदा लेने से पहले आलोक ने उन्हें एक अलग दृढ़ता के साथ उनके नाम से पुकारा। उन्होंने कहा कि अगर जो वे संदेह कर रहे थे वह पुष्टि हो जाता है तो उनका जीवन सिर्फ उनकी गलती से नहीं बदला, बल्कि इसलिए बदला क्योंकि किसी ने फैसला किया था कि ऐसा ही होगा। वह विचार कठिन था, पर इसने उनमें एक नई शक्ति भी जगाई। वे अब सिर्फ पैसा या दोबारा चलना नहीं चाहते थे, वे पूरी सच्चाई ढूंढ रहे थे। और जैसे ही रात एक बार फिर घर में छा गई, एहसास स्पष्ट था। जो खुलासा वे खोद रहे थे वह न केवल कंपनी को हिला देगा बल्कि परिवार को भी टुकड़ों में तोड़ देगा। दुर्घटना और वित्त पर जांच जारी रही, पर उस सुबह कुछ अलग होने वाला था। इसका दस्तावेजों या तनावपूर्ण बैठकों से कोई लेना देना नहीं था। इसका आलोक के शरीर और एक खामोश वादे से लेना देना था
जो उन्होंने खुद से किया था। नए चिकित्सा दल ने थेरेपी को समायोजित किया था। अब वे न केवल ताकत पर काम कर रहे थे, बल्कि समन्वय और पैरों में छोटे आवेगों पर भी, जो पहले असंभव लगते थे। प्रिया हमेशा की तरह उनके साथ थीं, पर उस दिन उन्होंने उनकी आंखों में कुछ अलग देखा। यह सिर्फ दृढ़ संकल्प नहीं था, यह डर और उम्मीद का मिश्रण था, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। थेरेपिस्ट ने समझाया कि वे कुछ ज्यादा मांग वाला आजमाने वाले थे। वे चलने का वादा नहीं करते थे, पर कम सहारे के साथ खुद को रोकने की कोशिश करने का वादा करते थे। उन्होंने समानांतर बार लगाए और घुटनों पर सपोर्ट एडजस्ट किए। आलोक ने गहरी सांस ली। माधव और सोफिया मीरा के साथ बगीचे में थे, पर वे नहीं जानते थे कि अंदर क्या हो रहा है। प्रिया एक तरफ खड़ी थीं, पकड़ने के लिए तैयार अगर वे गिर जाते। गिनती शुरू हुई। 1, 2। आलोक ने बाहों से धक्का दिया, पर इस बार आवेग सिर्फ बाहों से नहीं था। उनके पैर थोड़े से, जैसे लंबी नींद से जाग रहे हों, प्रतिक्रिया दी। वे खड़े हुए, पूरी तरह से स्थिर नहीं, पर पहले से ज्यादा सीधे। थेरेपिस्ट ने बिना छोड़े सपोर्ट को एडजस्ट किया। आलोक कांप रहे थे, मेहनत हर मांसपेशी में दिख रही थी। प्रिया ने महसूस किया कि उनका दिल उनकी छाती पर धड़क रहा था। 3 सेकंड, 4, 5। इस बार वे तुरंत गिर नहीं गए। वे 3 सेकंड टिके रहे। उनके पैर असली दबाव के साथ जमीन को छू रहे थे। 8 सेकंड, 10। थेरेपिस्ट ने कहा कि वे थोड़े से सहारे के साथ एक छोटा कदम उठाने की कोशिश करें। आलोक हिचकिचाए, एक पल के लिए आंखें बंद कीं और फिर अपना दाहिना पैर कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ाया। यह न्यूनतम था, पर एक स्पष्ट हलचल थी। थेरेपिस्ट ने उनका वजन पकड़ा, जबकि बायां पैर उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा था। यह एक साफ या सुरुचिपूर्ण कदम नहीं था, पर यह एक कदम था। जब वे फिर से बैठ गए तो खामोशी कमरे में भर गई। प्रिया की आंखें चमकदार थीं, पर वे रोई नहीं। आलोक ऐसे सांस ले रहे थे जैसे उन्होंने मैराथन दौड़ ली हो। उन्होंने तुरंत मुस्कुराया नहीं। उन्होंने अपने पैरों को ऐसे देखा जैसे वे उनके न हों। फिर उन्होंने नजर उठाकर प्रिया को देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनके हाव भाव में कुछ ऐसा था जो पहले कभी वहां नहीं था। असली उम्मीद। कोई भ्रम नहीं, कोई उत्साहजनक शब्द नहीं, कुछ ठोस। थेरेपिस्ट ने समझाया कि यह प्रगति हफ्तों की लगातार मेहनत का नतीजा थी, कि इसका मतलब तुरंत पूरी रिकवरी नहीं था, पर इसका मतलब था कि शरीर उम्मीद से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा था। आलोक ने बहुत ज्यादा बात किए बिना सिर हिलाया। जब सेशन खत्म हुआ तो उन्होंने अकेले प्रिया के साथ कुछ मिनट मांगे। वे बिना कुछ कहे पास गईं। उन्होंने बोलना शुरू किया। पहले कहा कि 2 साल से उन्होंने खुद को यकीन दिला लिया था कि वे फिर कभी अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस नहीं करेंगे, कि हर असफल कोशिश उन्हें और ज्यादा नीचे धकेल देती थी। पर उस छोटे कदम ने अंदर कुछ बदल दिया था, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं। यह ऐसा था जैसे उनका पूरा जीवन टक्कर के पल में रुका हुआ था, और अब पहली बार कुछ आगे बढ़ रहा था। प्रिया ने जवाब दिया कि वह कदम उनका था, कि किसी ने उन्हें वह उपहार नहीं दिया था। उन्होंने सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि अगर वे तब भी थेरेपी जारी रखने पर जोर नहीं देती, जब हर कोई उन्हें रोकना चाहता था, तो शायद वे यहां नहीं होते। उस दोपहर जब माधव दौड़ता हुआ स्टडी में आया यह पूछने के लिए कि क्या वे थोड़ी देर खेल सकते हैं, आलोक ने उसे बुलाया, उसे पास आने को कहा। थोड़ी सी मदद से वे फिर से अपने गैर जैविक बेटे के सामने खड़े होने में कामयाब हुए, पर जो अब और भी करीब हो रहा था। माधव की आंखें चौड़ी हो गईं। सोफिया खामोश होकर देख रही थी। आलोक ने एक और छोटा कदम बढ़ाया, सहारा लेकर, पर दिखाई दे रहा था। बच्चों को पूरी तरह से उस पल का महत्व समझ नहीं आया, पर वे जानते थे कि यह महत्वपूर्ण था। माधव ऐसे मुस्कुराया जैसे उसने कोई अविश्वसनीय चाल देखी हो। सोफिया ने बिना सोचे ताली बजाई। प्रिया ने अपने हाथ सीने पर रखे। यह दृश्य योजनाबद्ध नहीं था। यह कोई समारोह या सार्वजनिक घोषणा नहीं थी। यह एक साथ सरल और विशाल था। बाद में मीरा आई और आलोक को कुछ सेकंड खड़े हुए देखा। उन्होंने अपना चेहरा हाथों में ले लिया। वे अविश्वास से गर्व में कुछ ही सेकंड में बदल गईं, पर सब कुछ उत्सव नहीं था। जबकि घर में वह प्रगति मनाई जा रही थी, कंपनी में तनाव बढ़ रहा था। रौनक ने आलोक की शारीरिक प्रगति की खबर एक ऐसे चेहरे के साथ सुनी जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश की। वैलेरी, इसके विपरीत, अपनी बेचैनी को नहीं छिपा सकीं। वे जानती थीं कि आलोक का हर कदम उन्हें सिर्फ चलने के करीब नहीं ला रहा था, बल्कि पूर्ण नियंत्रण वापस पाने के करीब ला रहा था। उस रात जब घर शांत हुआ, आलोक ने बगीचे में जाने को कहा। वे हवा महसूस करना चाहते थे। प्रिया ने उनका साथ दिया। वे उस पेड़ के सामने रुके जहां कुछ हफ्ते पहले उन्होंने दुर्घटना के बारे में अपने संदेह व्यक्त किए थे। इस बार माहौल अलग था। आलोक ने जमीन की ओर देखा और कहा कि वह छोटा कदम सिर्फ शुरुआत थी,
कि अभी भी बहुत कुछ सामना करना बाकी था। ऑडिट, दुर्घटना का परीक्षण, संभावित विश्वासघात। पर अब वे उसके सामने स्थिर नहीं थे। प्रिया ने उन्हें खामोशी से देखा। उन्होंने व्हील चेयर को धीरे धीरे उनकी ओर घुमाया और कुछ ऐसा कहा जिसने उन दोनों के बीच के माहौल को बदल दिया। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ अपनी कंपनी या चलने की क्षमता वापस नहीं पाना चाहते थे, वे एक अलग जीवन की संभावना वापस पाना चाहते थे। और जब उन्होंने यह कहा तो उन्होंने उनकी आंखों से नजरें नहीं हटाईं। यह कोई खुला बयान नहीं था, कोई वादे या बड़े शब्द नहीं थे, पर यह स्पष्ट था कि वह कदम सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह कुछ ऐसा था जो किसी भी रिपोर्ट या टकराव से परे था। और जैसे ही रात बगीचे पर ढलने लगी, एहसास स्पष्ट था। आलोक के अंदर कुछ जाग गया था जिसे कोई इतनी आसानी से रोक नहीं सकता था। आलोक के खड़े होने की प्रगति ने घर का माहौल बदल दिया, पर कंपनी में लंबित सभी चीजों को भी तेज कर दिया। अब देरी के लिए कोई जगह नहीं थी। दुर्घटना की जांच के लिए नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ ने उसी हफ्ते अपनी पहली औपचारिक रिपोर्ट सौंपी। आलोक ने मीटिंग को बड़े लिविंग रूम में करने को कहा, ऑफिस में नहीं। वे चाहते थे कि मीरा, रौनक और वैलेरी मौजूद रहें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रिया भी मौजूद रहें, भले ही वे सीधे भाग न लें। जब सब बैठ गए तो विशेषज्ञ ने स्पष्टता से बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस वर्कशॉप के रिकॉर्ड की जांच की जहां टक्कर से कुछ हफ्ते पहले रखरखाव किया गया था। वह वर्कशॉप एक नई बनाई गई कंपनी से जुड़ी थी जिसके साझेदार ऑडिट में पाए गए लेन देन से जुड़ी एक वित्तीय फर्म से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। आलोक ने रिपोर्ट से नजरें नहीं हटाईं। विशेषज्ञ ने आगे कहा, उन्होंने पुष्टि की कि ब्रेक सिस्टम में हाइड्रोलिक वाल्व में हेरफेर किया गया था, जिससे बारिश की स्थिति में देर से प्रतिक्रिया हो सकती थी। यह प्राकृतिक घिसावट की खराबी नहीं थी, यह एक तकनीकी परिवर्तन था। खामोशी भारी हो गई। मीरा ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। रौनक ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि यह इरादे को साबित नहीं करता कि यांत्रिक त्रुटियां हो सकती हैं, पर विशेषज्ञ स्पष्ट थे। हेरफेर आकस्मिक नहीं था, इसके लिए सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। आलोक ने महसूस किया कि दुनिया उस कमरे में सिकुड़ गई। 2 साल तक उन्होंने माना कि यह सब बदकिस्मती और लापरवाह फैसलों का संयोजन था। अब संभावना कुछ और थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वर्कशॉप को भुगतान कंपनी के खाते से किया गया था, जिसे रौनक ने कॉरपोरेट रखरखाव के तहत अधिकृत किया था। वह विवरण वित्तीय ऑडिट के साथ जुड़ गया। यह सिर्फ फंड का विचलन नहीं था, यह फैसलों का एक जाल था जो शेल कंपनियों को लाभ पहुंचाता था, जबकि आलोक की स्थिति को कमजोर करता था। वैलेरी ने पहली बार खामोशी तोड़ी। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर आरोप है, बिना सबूत के, कि रौनक जानते थे कि वर्कशॉप क्या कर रही थी। आलोक ने बिना पलक झपकाए उन्हें देखा। उन्होंने पूछा कि वर्कशॉप किसने सुझाई थी। वैलेरी ने जवाब दिया कि यह रौनक था। तनाव दृश्यमान हो गया। मीरा धीरे धीरे अपने पति की ओर मुड़ी। रौनक पसीना बहाने लगे। उन्होंने बचाव करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि उन्होंने केवल लागत बचाने की कोशिश की और उन्हें हेरफेर के बारे में कुछ नहीं पता था। पर रिपोर्ट से पता चला कि वर्कशॉप को दुर्घटना के बाद अतिरिक्त भुगतान प्राप्त हुए, यहां तक कि गाड़ी नष्ट होने के बाद भी। इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था। आलोक ने एक ऐसी शांति से बात की जो किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने कहा कि 2 साल से वे मान रहे थे कि यह उनकी गलती थी, कि वे अपराधबोध, गुस्सा और निराशा का बोझ उठा रहे थे, यह सोचकर कि उन्होंने खुद अपना जीवन बर्बाद कर लिया था। उन्होंने रौनक की आंखों में सीधे देखा और पूछा कि क्या वे कह सकते हैं कि सब कुछ संयोग था। रौनक ने नजरें चुराईं। मीरा खामोशी से रोने लगीं। वैलेरी उठकर कहने लगीं कि उन्हें आगे बढ़ने से पहले एक वकील की जरूरत है। आलोक ने जवाब दिया कि उनके पास पहले से ही था। वह मीटिंग बहस के लिए नहीं थी, तथ्यों को सुनने के लिए थी। वकील ने समझाया कि वित्तीय जानकारी और तकनीकी रिपोर्ट के साथ धोखाधड़ी और क्षति के लिए मुकदमा शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यदि इरादा साबित हो जाता है तो आपराधिक जिम्मेदारी की संभावना थी। इरादे शब्द का गिरना एक सूखी टक्कर की तरह था। रौनक ने पहली बार आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि वे कभी नहीं चाहते थे कि आलोक लकवाग्रस्त हो जाएं, कि वे सिर्फ कंपनी पर ज्यादा नियंत्रण चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वे अब इसे संभाल नहीं पाएंगे। वह स्वीकारोक्ति काफी थी किसी भी संदेह को तोड़ने के लिए। उन्होंने सीधे दुर्घटना की योजना बनाने का स्वीकार नहीं किया, पर यह स्वीकार किया कि वे रखरखाव के हेरफेर के बारे में जानते थे और उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। मीरा ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे उन्हें पहचान न पा रही हों। वैलेरी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, पर उनका बचाव खोखला लग रहा था। आलोक चिल्लाए नहीं, झटके से उठे नहीं, वे बैठे रहे, पर उनकी मुद्रा दृढ़ थी।
उन्होंने कहा कि विश्वासघात सिर्फ व्यापारिक नहीं था, यह व्यक्तिगत, पारिवारिक था। वकील ने हर शब्द को नोट किया। मीटिंग एक स्पष्ट निर्णय के साथ समाप्त हुई। रौनक को तुरंत सभी कार्यों से अलग कर दिया जाएगा और वे उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे। वैलेरी, भले ही दुर्घटना में उनकी भागीदारी के कोई सीधे सबूत न हो, उन वित्तीय आंदोलनों और बिना प्राधिकरण के लिए गए चिकित्सा निर्णयों में उनकी भूमिका के लिए जांच के अधीन रहेंगी। जब वे गईं तो घर एक भारी खामोशी में डूब गया। मीरा बैठी रहीं, यह न जानते हुए कि क्या सुनना था। आलोक ने उन्हें दर्द से देखा, पर उनसे नाराजगी नहीं। वे जानते थे कि वे भी स्थिति की शिकार थीं। प्रिया दूसरे दर्जे पर पूरे समय मौजूद थीं, पर वे समझ रही थीं कि वे उस पल की गवाह बन रही थीं जब सच्चाई पूरी तरह से सामने आ रही थी। बाद में जब वे स्टडी में अकेले रह गए तो आलोक ने धीमी पर स्पष्ट आवाज में बात की। उन्होंने कहा कि सबसे कठिन बात वित्तीय विश्वासघात या यांत्रिक हेरफेर नहीं थी। सबसे कठिन यह स्वीकार करना था कि किसी करीबी ने उन्हें कमजोर देखना पसंद किया ताकि वे नियंत्रण ले सकें। प्रिया धीरे धीरे पास आईं। उन्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने जारी रखा। उन्होंने कहा कि उस छोटे कदम से जो उन्होंने कुछ दिन पहले उठाया था, अब वह सिर्फ शारीरिक रिकवरी का प्रतीक नहीं था। यह एक संकेत था कि वे खत्म नहीं हुए थे, कि भले ही उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की हो, वे अभी भी वहीं थे। उस रात लंबे समय बाद आलोक देर तक दस्तावेज देखने में नहीं लगे। वे खामोशी से बगीचे को देख रहे थे, पर गुस्से से नहीं, स्पष्टता से। सच्चाई सामने आ गई थी। यह दर्दनाक था, पर इसने उन्हें मुक्त भी किया। और अब जब वे जान गए थे कि उनका जीवन सिर्फ उनकी गलती से नहीं बदला, तो उनके अंदर कुछ ऐसा था जो उस अदृश्य बोझ को ले जाना बंद कर दिया था, जिसे वे 2 साल से घसीट रहे थे। हर चीज सामने आने के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा। कंपनी के भीतर खबर तेजी से फैल गई। कुछ कर्मचारी सदमे में थे। दूसरों ने कहा कि उन्होंने हमेशा शक किया कि कुछ ठीक नहीं था। रौनक अगले दिन ऑफिस आना बंद कर दिया। उनके वकीलों ने प्रक्रिया को रोकने की कोशिश में संचार भेजना शुरू कर दिया, पर आलोक अब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं सौंपा। भले ही वे अभी भी ज्यादातर दिन व्हील चेयर का इस्तेमाल करते थे, वे कंपनी में ज्यादा बार जाने लगे। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनके लिए बोले। पहली बार जब वे आधिकारिक तौर पर सक्रिय निदेशक के रूप में लौटे तो बिल्डिंग का माहौल तनावपूर्ण था, पर सम्मानजनक। कर्मचारी खड़े हो गए जब वे बोर्डरूम में दाखिल हुए। यह कोई अतिरंजित इशारा नहीं था, यह स्वतः स्फूर्त था। आलोक ने उन्हें एक एक करके देखा और बिना कागजात के बात की। उन्होंने कहा कि वे कठिन महीने रहे हैं, कि गलतियां और विश्वासघात हुए हैं, पर कंपनी चलती रहेगी। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया, पर यह स्पष्ट कर दिया कि पूर्ण पारदर्शिता होगी। उनकी आवाज अब थके हुए आदमी की तरह नहीं लग रही थी। वे दृढ़, आत्मविश्वासी लग रहे थे। प्रिया उस दिन उनके साथ थीं, सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक शांत समर्थन के रूप में। वे देखती रहीं कि वे हर बातचीत में, हर फैसले में अपनी जगह कैसे वापस ले रहे थे। उन्होंने नई वित्तीय टीम से मुलाकात की, सक्रिय अनुबंधों की समीक्षा करने को कहा और तुरंत उन कंपनियों से किसी भी संबंध को रद्द कर दिया जो अनियमित खातों से संबंधित थीं। उन्होंने आवधिक आंतरिक ऑडिट का भी आदेश दिया ताकि ऐसा कुछ दोबारा न हो। इस बीच कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। तकनीकी परीक्षण औपचारिक रूप से अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया गया था। जांच उन निर्णयों की एक श्रृंखला की ओर इशारा कर रही थी जहां रौनक ने पर्याप्त पर्यवेक्षण के बिना भुगतानों और रखरखाव को अधिकृत किया था। भले ही उन्होंने तर्क देने की कोशिश की कि उन्होंने कभी दुर्घटना का कारण बनने का इरादा नहीं किया था, हेरफेर के सबूत स्पष्ट थे। वैलेरी को भी वित्तीय आंदोलनों में उनकी भागीदारी और मेडिकल फैसलों में हस्तक्षेप के लिए बयान देने के लिए बुलाया गया था। मीडिया का दबाव बढ़ने लगा। कुछ मीडिया ने उस उद्यमी के बारे में बात की जो अपने ही परिवार का शिकार हुआ था। आलोक ने अभी तक इंटरव्यू देने से मना कर दिया। वे चाहते थे कि प्रक्रिया बिना किसी तमाशे के अपने रास्ते पर चले। इस सब के बीच पुनर्वास नहीं रुका, बल्कि इसके विपरीत यह उनकी दिनचर्या का केंद्रीय हिस्सा बन गया। हर शारीरिक प्रगति कानूनी प्रगति के साथ लगती थी। उन्हें अब खड़े होने के लिए ज्यादा सहारे की जरूरत नहीं थी। वे बिना सीधी मदद के कुछ सेकंड तक टिक सकते थे। थेरेपिस्ट ने घर के अंदर एक विशेष वॉकर के साथ भी काम करना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने पहली बार वॉकर के सहारे के साथ स्टडी पार की तो प्रिया ने महसूस किया कि समय रुक गया। यह कोई लंबी यात्रा नहीं थी, बस कुछ धीमी और सावधानी पूर्वक कदम, पर वे दृढ़ थे। आलोक एकाग्रता से सांस ले रहे थे। आलोक एकाग्रता से सांस ले रहे थे, बिना बात किए। जब वे कमरे के दूसरे छोर पर पहुंचे तो वे धीरे धीरे मुड़े और प्रिया को एक छोटी
पर वास्तविक मुस्कान के साथ देखा। उस मुस्कान का पैसे या मुकदमों से कोई लेना देना नहीं था, यह कुछ ज्यादा गहरा था। मीरा दूसरी ओर एक दर्दनाक प्रक्रिया जी रही थीं। उन्होंने रौनक से अस्थायी रूप से अलग कर लिया जब तक कि वे सब कुछ समझ नहीं गईं। वे आलोक के घर पर प्रशासनिक छोटे मोटे मामलों में मदद करने और खामोशी से साथ देने में ज्यादा समय बिताती थीं। भाई बहन के बीच का रिश्ता, जो सालों से तनावपूर्ण था, धीरे धीरे फिर से बनने लगा। आलोक अब उस रात कॉल के लिए उन्हें दोष की निगाह से नहीं देखते थे। वे समझते थे कि जिम्मेदारी किसी और की थी। एक दोपहर जब वे अदालत में मुकदमा औपचारिक रूप से दर्ज करने के लिए अंतिम दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे थे, तो आलोक ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कंपनी के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया और नए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए। वे चाहते थे कि कंपनी सिर्फ परिवार पर निर्भर न रहे। उन्होंने कर्मचारियों की आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों का समर्थन करने के लिए एक आंतरिक फंड भी बनाया, कुछ ऐसा जिस पर उन्होंने पहले कभी विचार नहीं किया था। प्रिया ने देखा कि ये निर्णय सिर्फ रणनीतिक नहीं थे, बल्कि व्यक्तिगत थे। वे एक बड़े परिवर्तन का हिस्सा थे। एक रात, एक लंबे दिन के बाद, आलोक ने बगीचे में जाने को कहा। उन्हें अब हर बार धक्का देने की जरूरत नहीं थी। वॉकर और हल्के सहारे के साथ वे उस पेड़ तक के रास्ते का एक हिस्सा तय करने में कामयाब रहे, जहां महीनों पहले उन्होंने दुर्घटना के बारे में अपने संदेह व्यक्त किए थे। वे वहां रुके और गहरी सांस ली। प्रिया उनके बगल में थीं। उन्होंने शांत भाव से बात की। उन्होंने कहा कि 2 साल से वे यह सोचकर जी रहे थे कि उन्हें हरा दिया गया था, कि उन्होंने गतिशीलता, विश्वास और नियंत्रण खो दिया था। पर अब वे समझते थे कि उन्होंने उन्हें नष्ट नहीं किया था, बस उन्हें खरोंच से पुनर्निर्माण करने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने अपने वॉकर पर लगे हाथों को देखा और फिर नजर उठाकर उन्हें देखा। उन्होंने कहा कि अगर वे उनके आने के लिए नहीं होती तो शायद वे अभी भी स्टडी में बंद होकर यह मानते रहते कि सब उनकी गलती थी। प्रिया ने इसे महत्वहीन बताने की कोशिश की, पर उन्होंने सिर हिलाया। वे जानते थे कि वे क्या कह रहे थे। उस रात उन्होंने कानूनी प्रक्रिया या कंपनी के बारे में बात नहीं की। उन्होंने भविष्य के बारे में बात की, अतिरंजित वादों के साथ नहीं, बल्कि वास्तविक विचारों के साथ। आलोक ने कहा कि वे अपना जीवन सरल बनाना चाहते थे, जो वास्तव में महत्वपूर्ण था उसके लिए ज्यादा समय समर्पित करना चाहते थे। प्रिया ने दिल तेजी से धड़कते हुए सुना, यह जानते हुए कि जो वे बना रहे थे वह अब सिर्फ एक कार्य संबंध नहीं था। बाहर शहर की लाइटें हमेशा की तरह चमक रही थीं, पर उस घर के अंदर कुछ पूरी तरह से बदल गया था। आलोक अब वह कड़वा आदमी नहीं था जो मदद ठुकराता था और हर छोटी बात पर चिल्लाता था। न ही वे सिर्फ विश्वासघात के शिकार थे, वे वह व्यक्ति थे जो कदम दर कदम, फैसले दर फैसले अपना स्थान वापस पा रहे थे। और जैसे जैसे कानूनी प्रक्रिया जारी रही, एहसास स्पष्ट था, नियंत्रण उनके हाथों में वापस आ गया था, बदले के लिए नहीं बल्कि दृढ़ता के लिए। कानूनी प्रक्रिया रौनक के खिलाफ जोरों से आगे बढ़ रही थी और कंपनी पहले से ही आलोक द्वारा स्थापित नई संरचना के तहत काम कर रही थी। पर घर के अंदर का माहौल महीनों पहले से अलग था। अब लगातार तनाव या छिपी हुई निगाहें गलियारों में नहीं थीं। अब हंसी थी, धीमी पर निश्चित कदम, और ऐसी बातचीत थी जो सिर्फ समस्याओं के आसपास नहीं घूमती थी। आलोक अब हल्के सहारे के साथ छोटी दूरी तय कर सकते थे। वे घर के अंदर वॉकर और बहुत नियंत्रित रास्तों के लिए छड़ी का इस्तेमाल करते थे। हर कदम अभी भी एक प्रयास था, पर अब यह हताश लड़ाई नहीं थी, यह प्रगति थी। एक दोपहर, एक विशेष रूप से अच्छी थेरेपी सेशन के बाद, आलोक ने अकेले प्रिया से बात करने को कहा, न कि स्टडी में, न ही लिविंग रूम में। उन्होंने उन्हें धीरे धीरे बगीचे में ले जाया, पर सीधे सहारे के बिना, सिवाय छड़ी के। माधव और सोफिया मीरा के साथ पूल में थे। सूरज ढल रहा था और हवा हल्की महसूस हो रही थी। आलोक उस पेड़ के सामने रुके जहां इतने महत्वपूर्ण वार्तालाप हुए थे। गहरी सांस ली। वे घबराए हुए नहीं लग रहे थे, पर गंभीर थे। उन्होंने कहा कि जब वे उनके दरवाजे पर आईं, तो वे खुद का एक ऐसा रूप थे जिसे वे पहचान नहीं पाते थे। गुस्से से भरे, अविश्वस्त, बंद। उन्होंने कबूल किया कि शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि वे बाकियों की तरह चली जाएंगी, कि उन्होंने उन्हें जाने के लिए शब्दों से धक्का भी दिया, पर वे दृढ़ रहीं। न दया के लिए, न डर के लिए, वे दृढ़ रहीं। प्रिया ने दिल तेजी से धड़कते हुए सुना। उन्होंने जारी रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने न केवल उनके पैरों में ताकत वापस पाने में मदद की, बल्कि उनके दिमाग और दिल में स्पष्टता वापस पाने में भी मदद की, कि उनकी वजह से उन्होंने दुर्घटना की सच्चाई और विश्वासघात का सामना किया बिना फिर से डूबे। कुछ सेकंड खामोश रहे, जैसे सही शब्दों की तलाश कर रहे हों। फिर वे सीधे बोले।
उन्होंने कहा कि वे अब सिर्फ आया के तौर पर घर में उनकी उपस्थिति नहीं चाहते थे, कि वे सच में उनके जीवन का हिस्सा बनना चाहते थे, अस्थायी समर्थन के तौर पर नहीं, बल्कि एक साथी के तौर पर। प्रिया ने महसूस किया कि दुनिया रुक गई। यह कोई अतिरंजित दृश्य नहीं था, कोई संगीत या घुटनों पर गिरना नहीं था। यह एक सरल और स्पष्ट प्रस्ताव था। आलोक ने असंभव चीजों का वादा नहीं किया, बस कहा कि वे उनके बगल में चलना चाहते थे, भले ही वे अभी भी इसे सीख रहे हों। प्रिया ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, यहां बिताए महीनों के बारे में, शुरुआत में जो उनके संदेह थे। उन्होंने उस तरीके के बारे में सोचा जिसमें वे बदल गए थे। वे अब भविष्य की ओर कैसे देखते थे। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। वे पास गईं और उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि वे भी इस घर में आने के बाद से बदल गई थीं, कि शुरुआत में वे सिर्फ जीने के बारे में सोचती थीं, बिल चुकाने के बारे में। पर समय के साथ उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया कि यहाँ कुछ ज्यादा बड़ा था, कुछ वास्तविक। उन्होंने कहा कि हाँ, चिल्लाहट के साथ नहीं, अनियंत्रित आंसुओं के साथ नहीं, एक सच्ची मुस्कान के साथ जिसने 1000 शब्दों से ज्यादा कहा। अगले दिन शांत थे पर खुश थे। उन्होंने तुरंत कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की। पहले उन्होंने माधव और सोफिया से बात की। आलोक उनके साथ लिविंग रूम में बैठे। उन्होंने उन्हें समझाया कि वे उनकी मां के साथ एक परिवार बनाना चाहते थे। माधव ने शुरू में गंभीरता से देखा, पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वे हमेशा के लिए चले जाएंगे। आलोक ने जवाब दिया कि हाँ, पर कुछ भी वह नहीं बदलेगा जो वे पहले से थे। सोफिया बस मुस्कुराई और कहा कि तब वे उनके पिता होंगे। वह वाक्य उन्हें कुछ सेकंड के लिए अवाक कर गया। मीरा अगली थीं जिन्हें पता चला। उन्होंने बिना हिचकिचाए दोनों को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि इन सब के बाद वे कुछ अच्छा करने लायक थे। शादी कोई भव्य आयोजन या प्रेस के साथ नहीं थी। आलोक ने जोर दिया कि यह कुछ अंतरंग हो। यह घर के बगीचे में उसी पेड़ के नीचे मनाया गया जो कई कठिन वार्तालापों का गवाह था। कुछ करीबी कर्मचारी, कुछ भरोसेमंद साझेदार और कुछ सच्चे दोस्त मौजूद थे। कोई दिखावा नहीं था, सच्चाई थी। आलोक अपने बैसाखी के सहारे धीमी पर निश्चित गति से समारोह स्थल की ओर चले। उस दिन उन्हें व्हील चेयर की जरूरत नहीं थी। जब वे प्रिया के सामने पहुंचे तो उन्होंने उन्हें ऐसे देखा जैसे वह पूरा रास्ता सिर्फ उस पल के लिए लायक हो। शपथ सरल थी। उन्होंने त्रासदियों या विश्वासघात के बारे में बात नहीं की। उन्होंने फैसलों, रुकने, साथ चलने के बारे में बात की, भले ही रास्ता हमेशा सीधा न हो। माधव और सोफिया सामने छोटे फूल पकड़े हुए थे। जब जज ने उन्हें पति पत्नी घोषित किया तो कोई आतिशबाजी नहीं हुई। सच्ची तालियां और ऐसी मुस्कानें थीं जिन्हें अतिरंजित करने की जरूरत नहीं थी। उस रात घर बड़ा या खाली महसूस नहीं हुआ, वह भरा हुआ महसूस हुआ। महीनों बाद परिवार और भी मजबूत हो गया जब प्रिया गर्भवती हुई। खबर बिना किसी सख्त योजना के आई, पर शांति से स्वागत किया गया। आलोक, जिन्होंने कभी सोचा था कि उनका जीवन हमेशा के लिए रुक गया है, अब अपनी पत्नी के साथ मेडिकल परामर्श में जाते थे। उनके बगल में कदम दर कदम चलते हुए, जो ज्यादा से ज्यादा निश्चित होता जा रहा था। बच्चे का जन्म एक और पल था जिसने एक पहले और एक बाद का निशान बनाया। एक स्वस्थ बच्चा जो एक ऐसे परिवार में आया जो कठिनाई से बना था। जब आलोक ने अपने नवजात शिशु को गोद में लिया तो उन्होंने व्हील चेयर, न विश्वासघात, न दुर्घटना के बारे में सोचा। उन्होंने वर्तमान के बारे में सोचा। भविष्य के बारे में कंपनी अभी भी स्थिर थी, कानूनी प्रक्रिया जारी थी, पर अब यह सब कुछ का केंद्र नहीं थी। अब पारिवारिक डिनर थे, स्कूल का होमवर्क, सप्ताहांत के लिए सरल योजनाएं। आलोक अपनी पुनर्वास पर काम करते रहे, मजबूरी के लिए नहीं बल्कि विश्वास के लिए। और उनके द्वारा घर में उठाए गए हर कदम अब संघर्ष का नहीं बल्कि निरंतरता का प्रतीक था। जीवन पहले जैसा नहीं रहा, यह अलग था, ज्यादा जागरूक, ज्यादा चुना हुआ। और जैसे ही बगीचा 3 बच्चों की हंसी से भर गया, आलोक ने समझा कि जिस टक्कर ने उन्हें लगभग नष्ट कर दिया था, उसने उन्हें बिना जाने उस परिवार की ओर भी ले जाया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वे अभी भी पा सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार सब कुछ अपनी जगह पर आ गया था। कंपनी स्थिर थी, रौनक के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चल रही थी और घर पर जीवन की एक शांत लय थी। आलोक पहले से बेहतर चल सकते थे। वे अब घर के अंदर छड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे और केवल तभी ले जाते थे जब वे बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते थे। बच्चे 6 महीने के थे और हंसी और रोने से हर कोने को भर देते थे। माधव और सोफिया उनकी ऐसे देखभाल करते थे जैसे वह खजाना हो। प्रिया पहले से ज्यादा शांत लग रही थी। अगर बाहर से कोई इस दृश्य को देखता तो उसे लगता कि तूफान पूरी तरह से बीत चुका है, पर सच्चाई में अभी भी एक आखिरी टुकड़ा बचा था कि
सब कुछ एक अप्रत्याशित कॉल से शुरू हुआ, क्रिमिनल केस के वकील से। उन्होंने कहा कि गाड़ी के मैकेनिक से जुड़ा एक नया गवाह सामने आया था। वे कोई साधारण कर्मचारी नहीं थे, वे मुख्य मैकेनिक के पूर्व भागीदार थे, कोई ऐसा जिसने जांच के कसने के बाद बात करने का फैसला किया था। आलोक ने व्यक्ति से मिलने का अनुरोध किया। प्रिया ने फोन कटने पर उनके चेहरे पर तनाव देखा। यह डर नहीं था, यह इस एहसास का था कि कुछ और सामने आने वाला था। अगले दिन वकील के ऑफिस में उस आदमी ने जो वह जानता था वह बताया। उन्होंने पुष्टि की कि ब्रेक वाल्व को संशोधित करने का आदेश वर्कशॉप का एक अलग फैसला नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से स्पष्ट निर्देश मिले थे जिसने पूछा था कि वाहन को तेज परिस्थितियों में अस्थिर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, बिना त्वरित जांच में स्पष्ट खराबी छोड़े। आलोक ने अपने पैरों पर हाथ भींच लिए। वकील ने पूछा कि क्या रौनक वह व्यक्ति थे। गवाह ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि रौनक ने सिर्फ भुगतान और वर्कशॉप की सिफारिश को संभाला था, पर तकनीकी आदेश एक और व्यक्ति ने दिया था, एक महिला। आलोक ने महसूस किया कि हवा भारी हो रही है। गवाह के मुंह से निकलने में कुछ सेकंड लगे, पर जब उन्होंने कहा तो दुनिया रुक गई। वैलेरी। गवाह ने समझाया कि उन्होंने ही कहा था कि काम विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए, कि उन्होंने उल्लेख किया था कि गाड़ी के मालिक अब स्पष्ट निर्णय नहीं ले रहे थे और उन्हें कंपनी में नियंत्रण के हस्तांतरण को सुरक्षित करने की आवश्यकता थी। उन्होंने सीधे तौर पर गंभीर दुर्घटना का कारण बनने की बात नहीं की, पर यह स्पष्ट कर दिया कि वे एक ऐसी खराबी की तलाश कर रहे थे जिसे बाहरी परिस्थितियों का परिणाम माना जा सके। आलोक पूरी तरह से खामोश रहे। पूरी प्रक्रिया के दौरान रौनक मुख्य फोकस थे। उन्होंने भुगतान को संभालने और जानकारी छिपाने का स्वीकार किया, पर कभी यह साबित नहीं हुआ कि वे दुर्घटना का कारण बनना चाहते थे। अब कहानी एक अलग रूप ले रही थी। वैलेरी सिर्फ थेरेपी को रोकने या वित्तीय हेरफेर करने की कोशिश नहीं कर रही थी। उन्होंने शुरुआत से ही उन्हें कमजोर करने की योजना बनाई थी। प्रिया, जो उनके बगल में बैठी थीं, उन्हें लगा कि उनका दिल सिकुड़ रहा है। उन्हें हर ठंडी नजर, हर नौकरी से निकालने की कोशिश, हर मेडिकल हस्तक्षेप याद आया। सब कुछ फिट हो गया। वकील ने समझाया कि उस गवाही और जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड के साथ मामला और बढ़ जाएगा। अब यह सिर्फ धोखाधड़ी और लापरवाही नहीं था, बल्कि साजिश थी। आलोक कई मिनट तक नहीं बोले। जब वे आखिरकार बोले तो उनकी आवाज धीमी पर दृढ़ थी। उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि प्रक्रिया अंत तक चले, बदले के लिए नहीं, बल्कि पूरी सच्चाई के लिए। खबर मीरा तक घंटों बाद पहुंची। प्रतिक्रिया विनाशकारी थी। यह समझना कि उनके पति वित्तीय हेरफेर का हिस्सा थे कठिन था, पर यह जानना कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त, जिस महिला पर उन्हें भरोसा था, वही गाड़ी के तकनीकी खराबी की योजना बनाने वाली थी, एक और गहरा झटका था। वैलेरी को कुछ दिनों बाद औपचारिक बयान देने के लिए हिरासत में लिया गया। मीडिया में खबर फैल गई। उस उद्यमी की कहानी जिसने न केवल एक दुर्घटना से बचा, बल्कि एक सोची समझी साजिश से भी, जिसने उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की, सुर्खियों में आ गई। आलोक ने आखिरकार एक संक्षिप्त इंटरव्यू देने के लिए सहमति व्यक्त की। उन्होंने गुस्से से बात नहीं की, आवाज़ नहीं उठाई, बस कहा कि सच्चाई आने में देर लगती है, पर आती है, और उनका ठीक होना सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। उस रात घर लौटकर वे लूसिया के साथ बगीचे में चले। अब वे छड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके कदम अभी भी परफेक्ट नहीं थे, पर निश्चित थे। वे उस पेड़ के सामने रुके जो सब कुछ का गवाह था। उन्होंने घर की ओर देखा, जहां बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। उन्होंने उस पल के बारे में सोचा जब वे आश्वस्त थे कि उनका जीवन उस रात बारिश में खत्म हो गया था। अगर वैलेरी अपनी पूरी योजना में सफल हो जाती, तो शायद वे कभी भी अपराधबोध और गुस्से से बाहर नहीं निकल पाते। शायद वे अपनी नियति स्वीकार कर लेते बिना सवाल किए। पर कुछ ऐसा था जो उन्होंने नहीं गिना था। वह था प्रिया का आना। वह महिला जो जरूरत के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक दी, पर विश्वास के लिए रुक गई। आलोक ने उन्हें देखा और कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह दुर्घटना नहीं हुई होती, तो शायद वे कभी जीने का अपना तरीका नहीं बदलते। शायद वे अभी भी संख्याओं के प्रति जुनूनी व्यापारी होते, ऐसे लोगों से घिरे हुए जो बिना सवाल किए वाहवाही करते। उन्होंने कभी भी उठने की असली ताकत नहीं जानी होती। उन्होंने उस परिवार को कभी नहीं जाना होता जो अब उन्हें घेरे हुए था। प्रिया ने उनका हाथ पकड़ा। उन्हें और शब्दों की जरूरत नहीं थी। घर के अंदर माधव बच्चे को मीरा की देखरेख में गोद में लेकर दौड़ रहा था। सोफिया जोर से हंस रही थी। जीवन चलता रहा, पर अब दस्तावेजों में छिपे रहस्यों या पर्दे के पीछे लिए गए फैसलों के बिना आलोक बगीचे में कुछ और कदम चले, बिना सहारे के, बिना डर के। हर कदम निश्चित था, इसलिए नहीं कि वे भूल गए थे कि क्या हुआ था,
बल्कि इसलिए कि उन्होंने उसका पूरा सामना किया था। अंतिम सच्चाई ने न केवल खुलासा किया कि किसने उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, बल्कि यह भी खुलासा किया कि जब कोई आपके पतन की योजना बनाता है तो वे हमेशा यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आप कैसे उठने का फैसला करते हैं।